रास्ते में वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। एक दो बार निगाह उठा के कैफ की तरफ देखा तो एहसास हुआ कि इसने बैठते ही बैक व्यू मिरर को छत की तरफ कर दिया था ताकि ड्राइवर और सवारी एक दूसरे को ना देख सके। सफूरा दुरुस्त कह रही थी, इसका कज़न डिसेंट है, वरना हर ड्राइवर बैक व्यू मिरर से घूरता ज़रूर था। सुनो, तुम ड्राइवर्स यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो मोड़ काटते हुए बोला। इसके अंदाज में एक अजीब बेनियाजी थी जो कभी कभी कशमाला को खेलती थी। लेकिन खैर, वो बाहर भागती ट्रैफिक को देखने लगी। धूप के बाईस सब्ज आंखों की पुतलियां सुकून रखी थी। बॉस, अब आप क्या करेंगी? अपनी जॉब आवर्स के लिए पूछ रहा हूँ। कल हमें लाहौर जाना है 1 हफ्ते के लिए। वापस आके इस बारे में बात करेंगे। मॉल की पार्किंग में कैफ ने कार रोकी तो बाहर निकलने से कबल माला ने सरसरी अंदाज में कहा, मुझे घंटा लग जाएगा, चाहो तुम घूम फिर लो, चाहो तो बैठे रहो। कैफ ने महज सर हिला दिया, कुछ नहीं कहा। कुछ देर वो यूं ही मॉल की राहदारियों में चलती रही। दिन का वक्त था इसलिए बहुत रश था। इसे अज़ा के लिए गिफ्ट लेना था लेकिन दिल नहीं चाह रहा था। पहले जब कभी वो खानदान की शादियों पे जाती थी इसको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलती थी। कशमाला इन सब की कामयाब एंटरप्रेन्योर कज़न थी। अपने पैरों पर खड़ी औरत वो महंगे गिफ्ट्स देती थी। लोगों से मिलते हुए भी हाथ में मोबाइल ऑन होता था। वो साथ साथ इस्लामाबाद ऑफिस की मॉनिटर कर रही होती थी। अब इसके पास कुछ करने को ही नहीं था। सोशल मीडिया से जल्दी सबको इल्म हो जाएगा कि ओशन बंद हो रहा है। हर कोई इससे सवाल करेगा। उफ, वो अपनी कैफियत में चलती जा रही थी जब एक एहसास हुआ कोई इसे देख रहा है। चलते चलते इसने गर्दन मोड़ी। दाएं बाएं पीछे वहाँ बहुत से लोग थे लेकिन सब अपनी अपनी सिमत में जा रहे थे। कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। इसने झुरझुरी लेकर झटका। शायद इसे वही वहम हुआ था। एक डिज़ाइनर्स ब्रांड से इसने एक कामदार जोड़ा लिया। अज़ा के टेस्ट के मुताबिक ठीक था। शॉप से बाहर निकली तो सीध में एक बुक शॉप नजर आई। इसकी ग्लास वॉल के इस पार कैफ खड़ा था। वो काउंटर पे पेमेंट कर रहा था। वो इसकी तरफ चली आई। कैफ ने इसे नहीं देखा। इसकी कशमाले की तरफ पुश थी। वो मोबाइल कान और कंधे के दरमियान लगाए शॉपिंग बैग्स काउंटर से उठा रहा था। दबी आवाज़ में कुछ कह भी रहा था। आवाज़ इतनी हल्की थी कि कुछ सुनाई ना दिया, ना वो सुनने की ख्वाहिशमंद थी। कैफ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए पुकारा। वो एकदम झटके से मुड़ा। मोबाइल छूट गया। शॉपिंग बैग भी नीचे गिर गया। वो डर के एक कदम पीछे हटी। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। नहीं नहीं, मैं किसी और ख्याल में था। कैफ की रंगत तब्दील हुई जैसे वो लम्हे भर के लिए परेशान हुआ हो, मगर फौरन से संभल गया। जल्दी से मोबाइल उठाने झुका जो कशमाला के कदमों के साथ गिरा था। इसने गर्दन झुका के देखा। इस पे कॉल मिली हुई थी। वाइट हेयर्स लिखा हुआ था, नजर आ रहा था। कैफ ने जल्दी से फ़ोन उठाया और कॉल काट के इसे जेब में डाल दिया। मेरा एक अंकल है, इससे बात कर रहा था। अब वो पंजों के बल बैठा शॉपिंग बैग से निकला सामान अंदर वापस डाल रहा था। मैं फ्री हूँ, चलें? इसने नज़रअंदाज किया। अलबत्ता वो देख सकती थी कि इसके हाथ में एक स्केच बुक और चंद ग्रेफाइट पेंसिल थी जिन्हें वह जल्दी जल्दी समेट रहा था। फिर वो खड़ा हुआ। नज़र कशमाला के हाथों पे गई। फौरन हाथ बढ़ाया। ये मुझे पकड़ा दे। नो प्रॉब्लम, मैं उठा सकती हूँ। वो आगे जाने लगी लेकिन कैफ सामने आया और इधर लाएं कहते हुए नरमी से इसे शॉपिंग बैग ले लिया। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई लेकिन इसे अच्छा लगा था। इस नौजवान में बहुत मैनर्स थे। बस यूनिफॉर्म वाली बात पे मैं से ठीक हूँ वाला एटीट्यूड ना होता तो वो बेहतरीन मुलाजिम था। कशमाला के तजर्बे के मुताबिक एटीट्यूड वाला मुलाजिम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता था। देखते हैं ये कितना अरसा टिकता है। कॉफ़ी लेंगी? लिफ्ट की तरफ जाते हुए कैफ ने पूछ लिया। वो इससे 2 कदम पीछे चल रहा था। हाँ, मेरे लिए एक एक्सप्रेसो डबल शॉर्ट राइट। वो पर्स से कार्ड निकालते हुए चौंकी। आबरू तज्जुब से इकट्ठी हुई। तुम्हें कैसे मालूम मैं कैसे कॉफ़ी पीती हूँ? आपकी असिस्टेंट साइका से पूछा था। वो मुस्कुराया। गाल का घड़ा गहरा हुआ। नहीं, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं रखने लगी। हालांकि आपको एक नए असिस्टेंट की ज़रूरत है। इसके हाथ से कार्ड चुकते हुए मुस्कुरा के बोला, साहिका को ओशन जैसी तनख्वाह देना आप अफोर्ड नहीं कर सकती। जल्द या बदेर आपको कोई नया काम शुरू करना होगा। इस वक्त कम तनख्वाह पे अगर कोई दस्तयाब है तो वो मैं हूँ। काफ़ी लाओ, शाबाश। आबरू से इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। कैफ ने इसे घर ड्रॉप किया तो वो इसे सुबह जल्द आने की हिदायत देते हुए कार से निकली। फिर शॉपिंग बैग्स लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वहीं गेट के अंदर खड़ा मोबाइल पे अपने लिए राइड बुक करवाने लगा। इस वक्त घर पे कोई नहीं होता था। मामानी
वर्किंग वुमेन थी, बच्चे स्कूल कॉलेज वाले थे। वो बैग्स लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर टेरेस तक आई तो रुक गई। बैग्स वहीं फर्श पे रख दिए। गर्दन मोड़ के पीछे देखा। वो मोबाइल कान से लगाए इधर उधर टहल रहा था। इसी पर चेहरा उठा के ऊपर देखा। कशमाला के चेहरे की परेशानी भांप के वो अलर्ट सा हुआ। मोबाइल नीचे किया और सवालिया अंदाज में आबरू उठाए। इधर आओ। इसने 2 उंगलियों से ऊपर आने का इशारा किया। वो तेज़ी से अंदर आया। सीढ़ियाँ 2-2 करके फलांगी। अंदाज चौंकन्ना था। टेरेस के दहाने पे आके वो रुक गया। नजरें फर्श से होती हुई दाखिली दरवाजे तक उठती गईं। तुमने पूछा था ना मेरे पीछे गार्ड जॉब क्यों छोड़ जाते हैं? ये है इसकी वजह। कशमाला ने फर्श की तरफ इशारा किया। सीढ़ियों के इख्ताम पे खून पड़ा था, बहुत सा खून, जैसे किसी ने प्याला भर के उंडेल दिया हो। खून के छींटे दीवार पे भी आए हुए थे और वो भी अभी तक गीला था। क्या ये पहले भी कभी हुआ है? वो एहतियात से पैर बचाते हुए ऊपर आया। फिर एक जा इकट्ठे हुए गीले खून के साथ पंजों के बल बैठा। गर्दन झुका के गौर से इसे देखा। एक गार्ड ने इसी वजह से जॉब छोड़ी थी और दूसरे ने इसलिए कि किसी ने पत्थर मार के मेरी कार का शीशा तोड़ दिया था, और तीसरा वो गर्दन झुकाए खून का मुआयना कर रहा था। इसको मैंने खुद निकाला था। स्मोकिंग करता था। इसने बेचैनी से खून आलूद फर्श को देखा। अजीब वहशत हो रही थी वो सब देख के। फिर इसने देखा पंजों के बल ज़मीन पे बैठा कैफ खून की तरफ उंगली बढ़ा रहा है। हाथ मत लगाओ इसे, पता नहीं किसका खून है। कैफ ने आंखें उठा के इसे देखा। बोला कुछ नहीं। वापस सर झुकाया और 2 उंगलियां खून में डुबोईं। फिर सुर्ख पोरों को चेहरे के करीब ला के सूंघा। इसके बाद इसे अंगूठे और उंगलियों के दरमियान मसला जैसे कपड़ा मसल के चेक करते हैं। ये खालिस खून नहीं है, इसे पतला किया गया है। वो चौंक गई। पतला क्यों? ताकि ये जल्दी खुश्क ना हो और आपके पैरों के साथ लग जाए। असल खून जल्द गाढ़ा होकर जम जाता है। कशमाला ने सर झुका के अपनी सफ़ेद हील्स देखी। वो साफ थी। कैफ अब खड़े होते हुए टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। इसने थक के गहरी सांस ली। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो तो अभी से बता दो। मुझे कल लाहौर जाना है। मैं ड्राइवर का बंदोबस्त कर रखूँ। मैं क्यों जॉब छोड़ूंगा? टिश्यू से उंगलियां रगड़ते हुए वो हैरत से बोला। इस हरकत से डर के लोग खून देख के डर जाते हैं। मैं ऐसे इंसान से क्यों डरूंगा जो बुज़दिलों की तरह चुप के किसी औरत के घर में खून फेंकता है। वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। मरोड़ा हुआ खून अलूटुशी इसके हाथ में था। मैंने आपसे वादा किया था आपकी हिफाजत का। आज मैं आपसे एक और वादा करता हूँ कि मैं इस शख्स को ढूंढ के आपके पास ज़रूर लाऊंगा। वो संजीदगी से कह रहा था। कुछ था इसके अंदाज में यकीन दिलाने वाला, बेखौफ कर देने वाला। इसके तने असाब ढीले पड़ने लगे। इसने ममनूनियत से कैफ को देखा। बोली कुछ नहीं। वो अब सोचती नज़रों से अतराफ में देख रहा था। कोई सीसीटीवी नहीं है? बताया ना, ये लोग लगवाने नहीं देते। घर के बाहर लगा हुआ है एक सीसीटीवी। इसमें कभी कोई नज़र नहीं आया। चौकीदार भी मौजूद हैं। वो किसी को यूं दाखिल नहीं होने देता। ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से आया हो। वो टेरेस की रेलिंग के साथ चलते हुए नीचे देख रहा था। घर के किसी मुलाजिम को पैसे देकर भी ये काम करवाया जा सकता है। नामुमकिन। मामू के मुलाजिम बहुत पुराने हैं। हम सब हर मौके पे इनकी मदद करते हैं। वो ऐसे क्यों करेंगे? आपको इनको पैसे से खुश रखती हैं। वही पैसा कोई ज़्यादा दे तो वो इसका काम कर देंगे। पैसा हर वक्त हर एक की ज़रूरत होता है बॉस। आप इससे किसी को भी खरीद सकते हैं। वो मंडेर से झक कर कुछ देख रहा था। तुम्हें भी? कैफ ठठक के रुका। फिर आहिस्ता से इसकी तरफ पलटा। वो सीने पे बाजू लपेटे जिंदगी से देख रही थी। वो होता है ना मूवीज़ में, बॉडीगार्ड को सबसे पहले खरीदा जाता है। अगर मेरा स्टॉकर फर्श पे गिरे खून की तरफ इशारा किया तुम्हें खरीदना चाहिए तो क्या करोगे? लम्हे भर को टेरेस पे सन्नाटा छा गया। आप किसी से पूछें कि वो बिक सकता है तो वो कहेगा नहीं। मैं भी यही कहूँगा। वक्त के साथ आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं मजाक कर रही थी। तुम जाओ, तुम्हारी राइड आ गई है। नीचे ओबर बाइक पहुंच चुका था। कैफ ने बाइकर को इशारा किया, फिर वापस इसकी तरफ पलटा। आप परेशान तो नहीं हैं? यानी इस खून से? नहीं। इसने नफ़ी में सर हिला के कंधे झुकाए। अब मुझे आदत हो गई। और तुमने कहा ना वो मुझे मारना नहीं चाहता। लेकिन जब वो चला गया तो माला को एहसास हुआ कि खून देख के इसे एक दफ़ा फिर से वहशत शुरू हो गई थी। वो जूते बदल के आई और फर्श साफ करने में जीत गई। पहले खून साफ किया, फिर पाइप लगा के फर्श धो दिया। जब थक हार के लाउंज में वापस आई तो मगरिब उतर रही थी। आज फिर से किसी ने टेरेस पे खून फेंका है। माही को मैसेज लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया।
फिर तीसरी दफ़ा लिख के सेंड दबा दिया। कनाडा के शहर चिलीविक में माह बेना और इबाद के घर का वाहिद बेडरूम खामोशी में डूबा था। माही करवट के बल सो रही थी जब मैसेज टोन से इसकी आंख खुली। वो एकदम उठ बैठी, बदिक्कत पलट के देखा। इबाद गहरी नींद सो रहा था। माही ने छोटे बाल कानों के पीछे अड़से और फ़ोन उठा के खोला। चेहरा मोबाइल की नीली रोशन से रोशन हो गया। मैसेज पढ़ के इसकी आंखों में फिक्रमंदी उतर आई। उंगलियां टाइप करने लगी। इट्स हिम लिख के भेज दिया। फिर दबे कदमों से वो लहाफ तले से निकली। इसने आधी आस्तीन का गाउन पहन रखा था, बाल खुले थे। वो नंगे पैर लकड़ी के फर्श पे चलती दरवाजे तक आई। जरा से चलने पे भी आहट सुनाई देती थी। लॉन्ग रूम में टीवी कंसोल के नीचे बने कैबिनेट को वो चंद लम्हे देखती रही, खोले या ना खोले। फिर इसने कोने वाली कैबिनेट खोली, झुक के अंदर से एक स्केच बुक निकाली और सीधी हुई। स्केच बुक के दरमियान में कहीं ग्रेफाइट पेंसिल रखी थी। माही ने पेंसिल वाले सफ़े को खोला। वहाँ एक तस्वीर बनी थी। वो चंद लम्हे इस तस्वीर को देखती रही। माला के साथ जो कुछ हो रहा था, इसके जिम्मेदार ये चेहरा था, इसकी आंखें, इसकी फातिहाना मुस्कुराहट। वो इस चेहरे को बिना पलक झपके देख रही थी। अजीब बेबसी और नफरत का एहसास हो रहा था। इसने स्केच बुक वापस रख दी, फिर दीवार पे नस्ब घड़ी की तरफ देखा। फजर का वक्त होने को था। वो माला के लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि माला इसको नहीं सुनती थी। कोई माही की नहीं सुनता था। वो सिर्फ दुआ कर सकती थी। वो दुआ करेगी और सब ठीक हो जाएगा। माही की दुआएं अमूमन कबूल हुआ करती थी। ये भी होगी। वो खुद को तसल्ली देती हुई वज़ू करने चली गई। कैफ अगली सुबह फजर होते ही इसे लेने आ गया था। पहले इसने माला से दोबारा इसका टेरेस देखने की इजाज़त मांगी। चौकीदार इस नौजवान के ऊपर जाते देख के घूरता रहा, लेकिन इसने परवाह नहीं की। हर तरफ से टेरेस का जायज़ा लिया, फिर घर के लॉक्स चेक किए, खिड़कियों का जायज़ा लिया। जब मुतमिन हुआ तो नीचे आया और इनका सफ़र शुरू हुआ। वो लॉन्ग रूट पर ड्राइव नहीं करती थी क्योंकि कर नहीं सकती थी। इसे मतली होती थी, इसलिए वो पिछली सीट पर खिड़की से सर लटका के सोने की कोशिश करने लगी। चलने से कबल इसने माँ को मैसेज कर दिया था। अब हर घंटे बाद माँ का मैसेज आता था, कहाँ पहुँची हो, खैरियत से सफ़र गुजर रहा है। वो मुस्कुरा के जवाब देती और फ़ोन रख के आंखें मूंद लेती। वो भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। कुछ लेंगी आप? क्यामो ताम स्टेशन पे कार अंदर ले जाते हुए कैफ ने पूछा। जवाब नहीं आया तो इसने गर्दन मोड़ के देखा। वो सर सीट के पुश से अटकाए आंखें मूंदे हुए थी। सर कदरे तिरछा पड़ा था। एक तरफ से कैचर से निकलने बालों ने आधे चेहरे को ढांप रखा था। साथ सीट पे टोकरी में नन्हे नन्हे पौधे रखे थे। वो वापस सीधा हो गया। चेहरे पे इज़्तिराब फैला, कर्ब से आंखें बंद कर ली। अब भी वक्त था। वो इसको सब कुछ बता सकता था। वो यहाँ क्यों है और वो इसको कैसे धोखा दे रहा है। वो ये डिज़र्व नहीं करती थी कि वो इसे धोखा दे। इसमें और ज़हीर में फ़र्क होना चाहिए था। कैफ ने आंखें खोली, स्क्रीन के पार देखा। दुनिया वैसी ही थी जैसी इसकी आंखें बंद करने से पहले थी। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल सकती थी। इसे खामोशी से सिर्फ अपना किरदार अदा करना था। इसे इस लड़की से हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। इसे अपने मसले हल करने थे। वो इसको धोखा ज़रूर दे रहा था, लेकिन साथ ही वो इसकी हिफाजत भी करेगा। यूँ हिसाब बराबर हो जाएगा। बस 2 माह वो इसकी नौकरी करेगा और फिर कहीं गायब हो जाएगा। वो इसे भूल जाएगा और मामला दफन हो जाएगा। बस 2 माह और। कशमाला की खिड़की के शीशे पर दस्तक हुई तो इसने चौंक के आंखें खोली, फिर शीशा नीचे किया। कैफ बाहर खड़ा काफ़ी का कप इसकी तरफ बढ़ाए हुए था। रेस्ट एरिया आ गया, वो खुद से बोली और कप थाम लिया। आंखों में अभी तक कच्ची नींद थी। वो घूम के वापस ड्राइविंग सीट तक आया। अपनी कॉफ़ी इसने कप होल्डर में रखी और सीट बेल्ट पहनने लगा। एक बात पूछूं आपसे, कार स्टार्ट करते हुए बोला। वो कॉफ़ी के घूंट भरते हुए इसे सुनने लगी। आपके पास कोई फ्यूचर प्लान तो होगा, वो दोबारा से अपना काम सेट करने का प्लान। तुम्हारा मतलब है कामयाबी का नया प्लान? वो बाहर देखते हुए तल्खी से मुस्कुराई। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक, किताबों से इंटरनेट तक सब यही सिखाते आए हैं कि कामयाब कैसे होना है। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होना है? जॉब चली जाएगी तो क्या करोगे? काम में नुकसान होगा तो क्या करोगे? सिफर से दोबारा कैसे शुरू करोगे? सब हमें कामयाबी के लिए तैयार करते हैं, कोई हमें नाकाम होने के लिए तैयार क्यों नहीं करता? मेरे ख्याल में इंसान का एक्सीडेंट एकदम से नहीं होता। पहले नियर मिसेज होते हैं ताकि हम संभल जाएं। रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं। ज़हीर के बारे में भी आपको नज़र आए होंगे। वो ड्राइव करते हुए संजीदगी से कह रहा था। कशमाला ने सोचती नज़रों से इसके कंधे की पुश्त को देखा। क्या तुम्हें कर्जों में गिरने से पहले रेड फ्लैग्स नहीं नज़र आए थे?
टंज नहीं कर रही, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। फिर इतना नुकसान कैसे कर लिया अपना? कैफ ने गहरी सांस ली। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए स्मार्ट होना काफ़ी नहीं होता, फिर क्या चाहिए होता है? एक आइडिया, एक यूनिक आइडिया, इस आइडिया से मोहब्बत करना, फिर इसके गिर्द बहुत मेहनत से अपने काम को तमीर करना। इसकी आवाज़ में जोश सा भर गया था। फिर इस आइडिया को कामयाब करने के लिए एक अच्छी टीम बनाना और बेचने से पहले अपने टारगेट ऑडियंस का इल्म होना। अपने काम की क्वालिटी और वैल्यूज़ पे कभी समझौता ना करना। वह स्टीयरिंग व्हील पे हाथ जमाए बोले जा रहा था और वो उंगलियों पे गिन रही थी। वो ये सब काफ़ी नहीं होता बॉस। बिजनेस में तरक्की यहाँ से आती है। एक हाथ स्टीयरिंग से हटा के अपनी पेशानी पे दस्तक दी। आपकी पेशानी के वक्त से। कशमाला ने तज्जुब से आबरू उठाई। यानी किस्मत। इसने तायद में सर हिलाया। तुम कह रहे हो कि इंसान की किस्मत इसकी मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है? मेहनत और बिजनेस की समझबूझ ये लाजिम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं क्योंकि इस चीज़ में हमारा वक्त नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ में ज़रूर होता है। आपका अगर वक्त रेस्टोरेंट में नहीं है तो शायद वो किसी और काम में हो। अब बताएं, क्या मैं असिस्टेंट पोजीशन के लिए हायर कर लिया गया हूँ? जानते हो तुम और मैं, मेरे पुराने ड्राइवर्स में फ़र्क क्या है? वो मेरी तरह स्ट्रेट स्मार्ट नहीं थे, वो इतना बोलते नहीं थे और चेहरा मोड़ के बाहर देखने लगी। इससे बेहतर स्टंट कशमाला को नहीं मिलने वाला था, लेकिन अभी वो इस बात का एतराफ़ नहीं करना चाहती थी। कशमाला मुईद माबीना और हुरे जहाँ का घर मुबीन मंजिल कहलाता था। शहर के एक पोश इलाके में बिना एक किनाल का 2 मंजिला घर, जिसके लॉन में बोगन वेलियों के दरख्त हर दीवार के साथ उगे थे। घर का कोई कोना गमलों और बेलों से खाली न था। वो कार से निकली आंखें बंद करके अपने घर की फिजा में गहरा सांस लिया। कहते हैं इंसान मोहब्बत और सुकून की तलाश में सारी दुनिया का सफ़र करता है, मगर वो इसके घर पे इसका मुंतज़िर होता है। सलीम गेट बंद करके इस तरफ आया तो इसने कैफ की तरफ इशारा किया, जो कार्टिंग से इसका सामान निकाल रहा था। ये मेरा ड्राइवर है कैफ, इसको इसका कमरा दिखा दो और खाना खिला दो। फिर वो आ गया। दाखिली दरवाज़ा खुला। सामने राहदारी थी जो लाउंज में खुलती थी। बरसों पुरानी आदत थी। इसे मालूम था जब वो राहदारी का कोना मुड़ेगी तो एक तख्त नजर आएगा। इस तख्त पे माँ बैठी होगी। कशमाला के कदम आगे बढ़े। राहदारी का कोना अबूर किया और सामने वही पुराना मंजर नजर आया। लाउंज में सोफे भी थे, लेकिन हूरे जहाँ बेगम तख्त पे बैठी थी। एक टांग सीधी लंबी की है, दूसरी अंदर की तरफ मोड़े। घुटने के साथ सब्जी के थाल रखे थे। सर पे दुपट्टा था जो एक कान के पीछे अड़सा हुआ था। वो चेहरा झुकाए आलूओं के कतले काट जा रही थी। फिर भरे सफ़ेद बाजू आस्तीनों से झलक रहे थे। दाएं कलाई में सोने की चूड़ियाँ थीं। हुरे जहाँ बेगम फरबा खातून थी, रोबदार और दबंग सी, लेकिन साथ ही कुछ बहुत नरम और मुलायम सा था इनमें। चेहरा सफ़ेद गुलाबी सा था। नाक में हीरे की लौंग थी। सब्ज आंखों की गिर्द झुर्रियाँ थी। पेशानी और कलमों से स्याह सफ़ेद बाल छलकते थे। बढ़ती उम्र ने इनके हुस्न को गहनाया नहीं था, बल्कि मज़ीद बावकार कर दिया था। आहट में उन्होंने सर उठा के देखा। चेहरा खिल उठा। सब्ज आंखों में रौनक दौड़ गई। मेरी बेटी आ गई। छुरी एक तरफ रखी, घुटनों पे हाथ रख के पैर नीचे उतारे, फिर पैरों से ज़मीन पे जूते तलाश किए कि फरबिहा खातून थी। झुक नहीं सकती थी, तब तक वो इनके करीब आ पहुंची थी। मेरी प्यारी माँ। इसने पर्स एक तरफ फेंका और झुक के इनके गले से लगी। माँ काफ़ी फरबिहा थी। वो इनके मुकाबले में दुबली पतली सी थी। माँ ने इसका चेहरा दोनों तरफ से चूमा। इनके चेहरे पे इतनी खुशी थी कि बयान से बाहर थी। मेरी बेटी कैसी है? अच्छा किया वापस आ गई। इससे अलग होकर इसका चेहरा देख के बोली। इस ज़हीर को तो छोड़े, इसको माँ। वो माँ से अलग होकर नरमी से बोली। फिर देखा साथ चौकी पे बख्त बीबी बैठी थी। वो चुपके से मिली। बख्त भी उधेड़ उम्र औरत थी। बालों में तेल लगा के कस के चोटी बनाए, वो कानों में सुनहरी बालियाँ पहनी हुई थी। वो माला को मिली तो बेख्तियार दुआ दी। बख्त बीबी जब मिलती ऐसे ही दुआएं दिया करती थी। बख्त बीबी कितने बरसों से इनकी मुलाजमा थी, अब तो माला को गिनती ही भूल गई थी। बस इतना याद था कि इसका शौहर मरा था, तो वो 5 बच्चों के साथ इनके सर्वेंट क्वार्टर में आई थी। अब इसके बच्चे जवान होकर इस आशियाना से उड़ चुके थे। एक बेटा सलीम चौकीदार भी था और सौदा सल्फ भी लाता था। बाकी बेटियों की शादी हो गई, लेकिन बख्त बीबी और माँ का साथ कायम था। सफ़र ठीक गुजरा। रास्ते में मतली तो नहीं हुई। वो माँ के कंधे से सर टिकाए बैठी थी और वो इसके बाल कान के पीछे अड़स रही थी। नहीं माँ, ड्राइवर साथ लाई हूँ। तभी राहदारी में आहट हुई। माँ ने चौंक के देखा। कैफ हाथ में टोकरी लिए खड़ा था। वो सीधी होके बैठी।
प्लांट्स कहाँ रखूं? मियाँ तुम कौन हो और अंदर कहाँ चले आ रहे हो? पूरे जहाँ बेगम के माथे पे बल पड़े। 2 उंगलियों से इशारा किया, पीछे। सॉरी, मैं इसके हमले के लिए तैयार नहीं था। मुतज़ब्ज़ब सा चंद कदम पीछे हटा। मैं कैफ जमाल हूँ, कशमाला बीबी का ड्राइवर। तुम्हारी बीबी ने तुम्हें बताया नहीं है कि ड्राइवर घरों के अंदर नहीं आते? और पीछे 2 उंगलियां झटक के कहा। सॉरी, वो नासमझी के अंदाज में मजीद पीछे हुआ। कशमाला ने मुस्कुरा के आंखों से इशारा किया। कैफ ने टोकरी वहीं रखी और तेजी से बाहर निकल गया। ये क्या तुम रंग बिरंगे ड्राइवर रखती रहती हो? माँ ने खफकी से इसे देखा। वो बेख्तियार हंस दी। बाजी, ये ड्राइवर तो नहीं लगता। बख्त भी लाउंज की दीवार गिर खिड़की को देख रही थी। वहाँ कैफ सलीम के साथ जाना दिखाई दे रहा था। ये मेरा असिस्टेंट भी है माँ। बताया था ना, मैं नया बिजनेस सेट करने लगी हूँ। माँ की सब्ज आंखों में अफसोस सा उभरा। तासुब से सर हिलाया। क्या करोगी इतना पैसा कमा के माला? और यहीं पे माँ और इसका इख्तिलाफ शुरू होता है। माँ, ये 21वीं सदी है। औरत सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, इसे अपना भी कुछ चाहिए होता है ताकि इसकी सैनिटी बरकरार रहे। वो खुद को घर के चूल्हे में ज़ाया न करे। हुरे जहाँ बेगम की तरह माँ के कान के पास शरारत से झुकी। इनकी आंखों में खफगी उतरी। परे बदतमीज़, तुम्हें लगता है मैंने खुद को ज़ाया किया? सर झटक के छुरी उठा ली और आलू के कट कट टुकड़े काटने लगी। अब प्रोटोकॉल ख़त्म था। माला अब पुरानी हो चुकी थी। माँ इससे ज़्यादा बच्चों को प्रोटोकॉल देने की आदी नहीं थी। ज़ाया नहीं किए तो कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं किया। मास्टर्स होल्डर थी मगर बच्चों में लगी रही। आपका सारा दिन इसी फिक्र में गुजरता है कि आपके बच्चों ने खाना खाया या नहीं। अब वो बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगियों में चले गए हैं। अगर कोई करियर या मशगला अपनाया होता तो आज फरागत में आपके पास कुछ करने को होता। आप अब भी सब्ज़ी काट रही हैं जो बख्त बीबी काट सकती है। यही फ़र्क है आपकी और हमारी जनरेशन में। आप चूल्हे से नहीं निकलती और हम दुनिया फतह करना चाहते हैं। बख्तू, अपनी माला बीबी को बताओ कि हर इंसान दुनिया में अपना किरदार अदा करने आता है। किसी का किरदार दुनिया फतह करना होता है और किसी का इस फाते की तरबियत करना। मगर माला मुस्कुरा के शाने झुका के उठ गई। अगर आपने 30 साल पहले कोई बिजनेस शुरू किया होता तो आज आप भी एक बिजनेस वूमेन होती, कबीरा ताई की तरह। माँ ने अपनी चप्पल की तलाश में पैर ज़मीन पे मारा। वो हंसती हुई बैग उठा के अपने कमरे की तरफ चली गई। माँ खफकी से बुड़बुड़ाते हुए सब्जी की तरफ मुतवज्जा हो गई। कबीरा ताई हमारी कहानी का एक अहम किरदार है। वो अब्बा के फर्स्ट कज़न की बीवी थी, एक खूबसूरत, दौलतमंद और बाअसर खातून। इसके अलावा जिन खसलतों से वो पहचानी जाती थी, इनमें तकब्बुर, बदज़ुबानी और मुनाफ़क़त सर-ए-फ़हरिस्त थी। भरी महफ़िलों में दूसरों का तमस्खुर उठाना तो लाजिम था। किसी की बदसूरती तो किसी की गुर्बत का मजाक। खुद हसीन थी, रईस थी, रिश्तेदार इनके गिर्द मंडलाते थे। बेटे वाले इनकी बेटी की वजह से और बेटी वाले इनके बेटे में दिलचस्पी रखते थे, जो माँ की तरह मगरूर मशहूर था। इतना मगरूर कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आया था, ना अपने रिश्तेदारों से मिला था। इनका बेटा जब 3-4 बरस का था तब वो लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। कई बरस बाद इनकी फैमिली खुद तो पाकिस्तान सेटल हो गई, लेकिन इनका बेटा लौट के नहीं आया। न इसे कभी किसी ने देखा, ना कोई इससे मिला। बस कबीरा ताई थी जो हर महफिल में बैठ के अपने बेटे की कामयाबी और वजाहत के किस्से सुनाया करती थी। अपने बेटे पे इनको बहुत ही मान था। माही का कहना था कि इनका बेटा भी इन्हीं की तरह होगा, साइको केस। कबीरा ताई को कोई नफ्सियाती आर्जा भी था। वो लोगों को अपने गिरद जमा करके तस्कीन महसूस करती थी। किसी भी रिश्तेदार के घर खुशी गमी होती तो फ़ौरन पहुंच जाती। महंगे गिफ्ट्स, भारी सलामियाँ, फिर इसी रिश्तेदार के घर बैठ के ख़ानदान का मजाक उड़ाती। सारे ख़ानदान में अगर कबीरा की किसी से नहीं बनती थी तो वो हुरे जहाँ बेगम थी। माँ जब ब्याह के इस ख़ानदान में आई तो कबीरा ने इनको भी अपनी दौलत से दबाने की कोशिश की, लेकिन हुरे जहाँ इन औरतों में से नहीं थी जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, या वो किसी की दौलत से मुतासिर होकर अपनी आवाज़ खो देती हैं। हुरे जहाँ अपने आप में काफ़ी थीं, हसीन भी थीं और पढ़ी लिखी भी। इनको किसी किस्म का एहसास कमतरी न था। पहली दफ़ा जब भरी महफिल में इन्होंने कबीरा को किसी का तमस्कर उड़ाते और ख़ानदान वालों को मुस्कुरा के सुनते देखा तो टोक दिया, देखो कबीरा, सबकी सूरतें शक्लें अल्लाह ने बनाई हैं। जो खूबसूरत है इनकी खूबसूरती ही इनका इम्तिहान होता है। ऐसे गरूर ना किया करो, अल्लाह को ये पसंद नहीं। ऐसा कई मौक़ों पे हुआ, यहाँ तक कि एक महफिल में जब कबीरा अपनी नंद का जिक्र करते हुए कुछ कहने लगी तो हुरे जहाँ ये कहते हुए उठ गई कि मैं ऐसी महफिल में नहीं बैठूंगी जहाँ किसी का मजाक उड़ाया जाए। मैंने अल्लाह को जवाब देना है। महफिल में दूसरे लोग भी दबी दबी आवाज़ में बोलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सब
तितर बितर हो गए। वो कबीरा जिसके आगे सारा खानदान बिछ जाता था, इसको 4 सदा के आम से घराने की हाउस वाइफ टोक के उठ गई। कबीरा बेगम की ऐसी तौहीन किसी ने कभी ना की थी। मोहित का कहना था कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कबीरा थोड़ी साइको भी थी। ऐसे लोगों को हमेशा एक विलन की तलाश होती है जिसको अपनी बेसुनी के लिए इल्ज़ाम दे सके। इसलिए इस दिन से कबीरा ने हूरे जहाँ के साथ बैर पार लिया। ऐसे चंद वाक़यात और भी हुए। तब कबीरा इंग्लैंड में रहती थी। वहाँ बैठ के भी सारे पाकिस्तान की खबरें रखती। साल में 3-4 चक्कर भी लगा लेती। इन्होंने ख़ानदान में मशहूर करना शुरू कर दिया कि हूरे जहाँ इससे जलती है। 1-2 इल्ज़ाम भी लगाए माँ पर। कोई 9-10 साल पुरानी बात है जब कबीरा और माँ का इसी तरह एक महफिल में फिर से टाकरा हो गया। कबीरा ने किसी की बेइज्जती की और माँ ने सबके सामने इस गरीब रिश्तेदार की साइड ली। इस दिन के बाद कबीरा और माँ की बोल चाल ख़त्म हो गई। दोबारा महफिलों में एक दूसरे को जब भी देखा, माँ फिर भी सलाम कह देती, लेकिन कबीरा घमंड और नफ़रत से सर मोड़ के गुजर जाती, जैसे सुना ही नहीं। माँ ही माँ को मना करती थी। वो जवाब नहीं देती तो आप क्यों सलाम करती हैं? लेकिन माँ बड़े ही सुकून से कहती कि देखो, अल्लाह ने हम पे सलाम फ़र्ज़ किया है। बैठ के गप्पे मारना तो फ़र्ज़ नहीं किया। मैं बस इतना कर रही हूँ जितना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। अब इतने बरस हो गए थे। कबीरा पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन दोनों के ताल्लुकात बहाल नहीं हुए थे। कबीरा का नाम अब इनके लिए एक मजाक था। माला माँ को तंग करने के लिए इसका नाम लेती। माही को जब किसी इंसान की शदीद बुरा कहना होता तो इसको कबीरा से मिला देती। और रहा मोहित, तो जब इसकी माही से लड़ाई होती तो वो कहता, पहले ज़माने में मेल होती थी, अब ईमेल होती है। ऐसे ही पहले ज़माने में कबीरा थी और अब ई कबीरा होती है। और वो तुम हो माही। वो फ्रेश होकर कमरे से निकली तो मोहित किचन के दरवाजे पे खड़ा था, हाथ में सेब पकड़े खा रहा था। इसे देख के हंस दिया। फिर कैसा मजाक किया ज़हीर ने आपके साथ। वो करीब और बंद मुट्ठी इसकी तरफ बढ़ाई। माला ने हंस के अपनी बंद मुट्ठी इसकी मुट्ठी से टकराई। बदतमीज़। फिर सर से पैर तक मोहित को देखा। अपनी सुनाओ, माँ को टाइम देते हो या फ़ोन पे अपनी दूसरी माँओं के साथ लगे रहते हो? वो छींप गया। मेरी माँ इस वक्त सिर्फ जनरल सर्जरी है। ओके। मोहित निकलते हुए कद का नौजवान था। क्लीन शेव, माथे पे कटे हुए बाल, माही जैसी भूरी आंखें, चेहरे पे हर वक्त सजी मुस्कुराहट और कानों में हैंड्स फ्री। वह जनरल सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। घर इसके लिए होटल की तरह था जहां वो सिर्फ सोने आता था। ये बाहर तुम्हारा ड्राइवर है? मोहित ने सेब की बाइट लेते हुए सरसरी सा पूछा। उफ, ये सवाल क्या था? अगर कैफ जमाल यूनिफॉर्म पहन लेता या इतना खुश शक्ल ना होता। एक तो सबको मेरे ड्राइवर से क्या मसला है? वो चिड़ी नहीं थी, न इसे गुस्सा आया, बस इस तकरार से थक गई थी। मसला नहीं है बाबा, मैं तो कहता हूँ मुझे भी अपना ड्राइवर रख लो, बड़ा स्कोप है इसका का। वो सेब खाते हुए आगे बढ़ गया। इसके पास घर वालों के लिए बस इतना वक्त होता था। वो वापस कमरे में आ गई क्योंकि लाउंज में बैठी माँ और बख्त बी की सरगोशियाँ साफ सुनाई दे रही थी। बाजी, माला बीबी की शादी कर दें। पहले तो इनके सर पे रेस्टोरेंट सवार होता था। शुक्र है वो किस्सा ख़त्म हुआ। इसे हंसी आ गई। बख्त बी को इसकी ट्रेजेडी में भी उम्मीद की किरण नजर आई थी। तुम्हारी माला बीबी ही नहीं मानती, वरना ख़ानदान में किसने रिश्ता नहीं मांगा? हुस्न भी आजमाइश है बीबी, बख्त बीबी। माला मुस्कुराते हुए कमरे में आ गई। इसे इस जिक्र की इतनी आदत थी कि अब फ़र्क नहीं पड़ता था। इन्हें ये नहीं था कि इसे किसी हसीन तरीन मर्द से शादी करनी थी। नहीं, बस वो ज़हीन हो, इसके काम को सपोर्ट करे, कम से कम वैसा हो जैसी वो खुद है। और ये सारी खूबियाँ इसके रिश्तेदारों के बेटों में एक साथ नहीं थीं। खिड़की के पर्दे हटाए तो लॉन नजर आया। कैफ गेट के साथ बने गार्ड रूम के बाहर कुर्सी डाले गोद में लैपटॉप रखे टाइप कर रहा था। इसने माला से कह दिया था कि वो अपने बिजनेस प्लान पे काम कर रहा है, इसलिए जब फारिग होगा अपना काम करता रहेगा। माला को ज़ाहिर एतराज़ नहीं था, अलबत्ता इसने नोट किया कि सलीम साथ वाली कुर्सी पे बैठा दिलचस्पी से कैफ को देख रहा था। दोनों बात भी कर रहे थे। खैर, इसे क्या, वो वहाँ से हट गई। ये कंप्यूटर आपका अपना है? नया लगता है। सलीम ने मुतासिर होते हुए उंगली लैपटॉप के किनारे पे फेरी। कैफ ने एक नज़र इसे देखा। तुम्हें अगर कोई फिल्म वगैरह देखनी हो तो मेरे कंप्यूटर पे देख लेना, फ़राग दिली से ऑफ़र की। सलीम का चेहरा खिल उठा। शुक्रिया कैफ भाई। ज़रा देर को खामोशी का वक्फा आया। घर में कौन कौन होता है? टाइप करते हुए सरसरी से सवाल किया। मोहित भाई और बड़ी बाजी, सलीम जोश से बताने लगा। पहले बड़ी बाजी को छोटी बहन भी यहाँ रहती थी, माला बीबी की खाला। वो बीमार थी, मोहताज थी। बड़ी बाजी ने इनकी बड़ी खिदमत की। मेरी अम्मी के हाथों में ही वो फौत हुई। बड़ी बाजी के सारे बच्चों की शादी हो गई है। नहीं, सिर्फ माही बाजी की हुई है, वो कनाडा होती है। सलीम कनाडा को कनेडा कहता था। अच्छा, माला बीबी की मंगनी भी नहीं हुई? इसे तज्जुब हुआ। वो सबसे बड़ी है ना।
इनको शादी का शौक़ नहीं है जी, वो बस अपना काम करती रहती हैं। सलीम को इसके अलावा कोई वजह समझ नहीं आई। कैफ की टाइप करती उंगलियां रुकीं। वो सोचती नज़रों से स्क्रीन को देखने लगा। ये मुमकिन नहीं था। इसका ख्याल था कि इसकी कोई मंगनी वगैरह तो हो चुकी होगी, शायद हो के ख़त्म हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। यह शायद कुछ और था जो इसे चुभ रहा था। चंद दिन पहले तक कशमाला मुबीन इसका एक टारगेट थी, जिसके पास इसे नौकरी करनी थी। वो अकेली थी, काम, रेस्टोरेंट, घर, लेकिन आज इसने कुछ और देखा था। वो अब सिर्फ एक टारगेट नहीं थी, इसकी एक फैमिली। वो अकेली नहीं थी। लाहौर आना प्लान का हिस्सा नहीं था, शायद ये नहीं होना चाहिए था। रात तक वो घर से नहीं निकली, बस कमरे में पड़ी सोती रही। कैफ से इसकी मुलाकात भी नहीं हुई। वो इसे गोया यहाँ लाके भूल ही गई थी। ड्राइवर्स घर के अंदर नहीं आया करते थे। इनका दाखिला सिर्फ डर्टी किचन तक महदूद था। इनके लाउंज से मलका बड़ा सा किचन क्लीन किचन कहलाता था, लेकिन क्लीन किचन से एक दरवाज़ा छोटे से डर्टी किचन में खुलता था और डर्टी किचन से एक दरवाज़ा बाहर की तरफ, ताकि मुलाजिम यानी सलीम बाहर से ही डर्टी किचन में आए और अपना नाश्ता चाय वगैरह बना के वहीं से रुखसत हो जाए। माँ को मर्द मुलाजमों का घर के अंदर आना पसंद नहीं था। खाना अलबत्ता सबका माँ खुद बनाती थी। वो किसी और के हाथ का खाना नहीं खा सकती थी, बल्कि अक्सर अपने मुलाजमों की फरमाइश पे खाने और मीठे बनाया करती थी। माँ ही कहती थी, माँ ने इनको मुलाजिम नहीं रखा, इन्होंने माँ को मालिक रखा हुआ है। बख्त बीबी और सलीम का कमरा बेसमेंट में था। बेसमेंट की सीढ़ियाँ घर के बाहर से थी ताकि मुलाजमों से प्राइवेसी रहे। इन्होंने कैफ को भी बेसमेंट में एक कमरा दे दिया, जिसे इसने चुपचाप कबूल कर लिया। सुबह फजर पे इसकी आंख लाउंज में होती खटपट पे खुली। इसे मालूम था ये माँ होगी। माँ फजर खूब शोर के पढ़ा करती थी ताकि इनके बच्चों की नींद ऐसे ख़राब हो कि वो दोबारा सो ना सके। इस्लामाबाद में नमाज़ें ऊपर हो जाया करती थी, लेकिन लाहौर में मजाल थी कि ऐसा हो। वो नमाज़ पढ़ के जाए नमाज पे बैठी और सोचा कि क्या दुआ मांगे। इसे इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? नया बिजनेस वो दोबारा से बरसरे रोज़गार हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और अब से कोई मर्द इसे जहीर की तरह धोखा ना दे सके। दुआ मांग के वो उठी और जमाई लेते हुए खिड़की के सामने आई तो रुक गई। अंधेर लॉन में गार्ड रूम के सामने वो घास पे जाए नमाज डाले द्राजनो बैठा था। वो शायद नमाज पढ़ चुका था, अब बस यूं ही सर झुकाए बैठा तस्बीह के दाने गिरा रहा था। इसे बहुत अजीब लगा, माना कि बहुत से लड़के लापरवाह और मगरबी हुलिये के बावजूद नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन तस्बीह इसे नहीं या जिसने कभी किसी नौजवान को हाथ में तस्बीह पकड़े देखा हो। वो खुद भी तस्बीहों की आदी नहीं थी, वक्त ही नहीं मिलता था। कैफ जमाल तस्बीह पढ़ता था, अजीब बात थी। सुबह वक्त भी जब इसके कमरे में काफ़ी लाई तो इसे हैरत हुई। आपको कब से काफ़ी बनानी आ गई? इस मोए ड्राइवर ने बनाई है। मैंने इससे चाय की चीज़ें पकड़ाई तो बाबू आगे से बोला, मैं चाय नहीं पीता, मुझे काफ़ी मेकर दो। इसकी नकल करके बोली। फिर खुद ही किचन से मोहित भाई का पुराना काफ़ी मेकर ढूंढ लाया और सेट कर दिया। बाजार से मोटे बीजों वाले डब्बे भी ले आया और साथ ही मुझे पकड़ा दी कि मेरी बीबी यही पीती है। वो हंस दी। मुबीन मंजिल को पहली दफ़ा ऐसा रंग बिरंगा मुलाजिम मिला था। वक्त भी से हजम नहीं हो रहा था। छोटी बाजी, इस लड़के को ज़रा फासले पे रखियो, मुझे ये वारदातिया लगता है। अच्छा वक्त भी अब जाएं और कैफ से कहीं तैयार रहे, इसने मुझे सैलून के लेकर जाना है। शाम में अज़ा के निकाह का फंक्शन था और सदशुक्र इसके चेहरे पे एक भी पिंपल नहीं था, और ना अमूमन किसी फंक्शन से पहले ही ये पिंपल हाजिर दिया करते थे। इसने घड़ी देखी, अभी फेशियल करवा ले तो शाम तक इसका असर आने लगेगा। वो बाहर आई तो कैफ गार्ड रूम के बाहर कुर्सी पे बैठा था। हाथ में स्केच बुक थी और वो पेंसिल से इस पे कुछ कर रहा था। इसे देख के खड़ा हो गया, स्केच बुक पीछे कर ली। आज जीन्स पे स्वेट शर्ट पहन रखी थी, पैरों में जोगर्स थे और चेहरे की हल्की बड़ी शेव वैसी ही थी। क्या कर रही हो? वो इसकी स्केच बुक देखते हुए करीब चली गई। पर्स कोहनी पे टांगे, बाल कैचर में बांधे, वो आंखों पे स्याह चश्मा लगाए हुए थी। कैफ के चेहरे पे झंप जाने का तासुर उभरा। रुखसार हल्के से गुलाबी हुए, या शायद धूप के बायस से ऐसा लगा था। यूं ही फारिग वक्त में स्केचेस बनाता हूँ। क्या बना रहे हो? दिखाओ, वो दोस्ताना लहजे में कहती इसके ऐन सामने आ खड़ी हुई। और वो दोनों धूप में थे, छाँव पीछे रह गई थी। कैफ ने स्केच बुक खोल के इसके सामने की, सफ़े पलटा। इस पे मोटर बाइक का स्याह सफ़ेद स्केच बना था। तुम्हें मोटर बाइक्स पसंद हैं? बहुत ज़्यादा। बस थोड़ा शर्मिंदा नज़र आ रहा था। माला ने गौर से स्केच को देखा। ये हैवी बाइक है, काफ़ी महंगी होती है। अगर तुम अपना बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हो कि एक दिन तुम ये बाइक खरीद सको, तो ये एक गलत अप्रोच है। नरमी से तंबीह की। इसे समझ में आ गया था कि वो नौजवान कर्जों का शिकार क्यों था। महंगी बाइक का शौक, महंगा लैपटॉप, कीमती फोटोग्राफी आलात इंपोर्ट करवाना। वो अपनी बसात से ऊंची जुस्त लगाना चाहता था और ऐसे में ज़मीन इसके कदमों तले से निकल जाती थी।
कैफ ने जवाब नहीं दिया, कार की तरफ बढ़ गया जैसे वो इसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता था। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था जब सफूरा की कॉल आने लगी। कैफ कैसा काम कर रहा है, तुम इससे मुतमिन हो ना? माला का फ़ोन कार से कनेक्ट था। आवाज़ खुद ब खुद स्पीकर्स पे गूंजने लगी। हाँ, कैफ अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी स्मार्ट और समझदार है, साथ ही अपने नए बिजनेस प्लान को भी वक्त देता है, वो सादगी से कहते हुए बाहर देख रही थी। वो इन लोगों में से नहीं थी जो किसी को इसके सामने इसलिए नहीं सराहते कि वो सर न चढ़ जाए। जो सच हो वो इसे कह देना चाहिए। स्मार्ट होता तो अब तक कामयाब हो चुका होता। इसके लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास ही जॉब करता रहे, वरना इसका अपना काम कभी कामयाब नहीं होना। और हाँ, बस ये ध्यान करना कि वो तुमसे एक्स्ट्रा पैसे वैसे ना ले, थोड़ा सा लालची भी है, मेरा कज़न है ना, मुझे इसका पता है। सूरा इतना तेज़ तेज़ बोले जा रही थी कि इसे स्पीकर ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला। बेख्तियार कैफ के कंधे की पुश्त को देखा, वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उफ, है कहाँ वो? ज़रा बात करवाओ मेरी। सूरा अपने तिए एक अच्छी दोस्त होने का सबूत दे रही थी। कैफ ने एक हाथ हिला के नफ़ी का इशारा किया। कहा कुछ नहीं, चूँकि बैक व्यू मिरर ऊपर की तरफ था और वो इसका चेहरा नहीं देख सकती थी। अभी वो मसरूफ़ है, तुम बाद में इसे कॉल ही कर लेना। कॉल बंद होने के बाद भी कार में एक अजीब सी टेंशन फैल गई। इसको मालूम नहीं था कि तुम सुन रहे हो। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। कैफ जमाल के एक लूज़र है और रहेगा। इसका लहजा स्पार्ट था। जॉन मैक्सवेल कहता था तुम पैसे से नहीं जीत सकते, इसको कमाने पे फोकस करो तो मादियत परस्त कहलाओगे। कमाना चाहो और ना कमा सको तो लूज़र हो। बहुत कमा के खर्च ना करो तो कंजूस हो। अगर कमा के खर्च करते रहो तो फजूल खर्च हो। अगर कमाने की फ़िक्र ना करो तो तुम अनएम्बिशियस हो। अगर बुढ़ापे तक बहुत से पैसे के मालिक हो तो तुम बेवकूफ़ होकर इस पैसे को कब्र में ले जाना चाह रहे हो। फिर क्या करना चाहिए पैसे के साथ? पैसे से जीतने का बस एक ही तरीका है बॉस, इसको मुट्ठी में नहीं दबा लेना बल्कि ढीली गिरफ्त के साथ इसको पकड़ना है और फिर खुले दिल से इसको काबिल कद्र चीज़ों को हासिल करने पर सर्व करना है। ज़रा तवक्कुफ से बोला, आपसे एक दरख्वास्त है, दोबारा इनकी कॉल आए तो मुझसे बात मत करवाइएगा। इनका मेरे ऊपर एहसान है। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने इनको कुछ ऐसा बोल दूं जिस पे मुझे बाद में शर्मिंदगी हो। सारी बात ही खत्म हो गई थी। काश वो स्पीकर ऑफ रखती। सैलून एक कमर्शियल ब्लॉक की 2 मंजिलों पे फैला था। तीसरी और चौथी मंजिल पे कोई जिम था। वो उतरने लगी तो कैफ ने पूछा क्या वो इसे अंदर दरवाजे तक छोड़ आए, मगर कशमाला ने मना कर दिया। सैलून इसकी कज़न का था। यूं ही इस नौजवान को साथ देख के बातें बनती। इसे वहाँ 2 घंटे लग गए। जब वो वापस पे लिफ्ट में सवार हुई तो अंदर कोई और भी था, एक हट्टा कट्टा सा आदमी जो इसकी तरफ पहलू किए खड़ा था। वो नज़रअंदाज करके अंदर आई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। जो कुछ हुआ एक लम्हे में हुआ। किसी ने इस पे पीछे से हमला किया। वो औंधे मुंह नीचे गिरी। सर के पीछे हिस्से में दर्द की शदीद लहर उठी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बॉस बॉस, कशमाला ने आंखें खोली। बसारत के आगे अब भी धुंध थी। इसने पलकें चिपकाईं। वो लिफ्ट के फर्श पे चेहरे के बल गिरी हुई थी। इसके सामने वो पंजों के बल बैठा इसे पुकार रहा था। वो बवक्त हथेली के बल उठी, फिर चौंक के इधर उधर देखा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो ग्राउंड फ्लोर था। बावर्दी गार्ड बाहर की तरफ खड़ा था और कैफ इसके सामने बैठा था। अब ठीक है? वो फिरकर मंदी से पूछ रहा था। इसका हाथ बेख्तियार सर के पीछे हिस्से की तरफ गया। दर्द की ठेस अभी तक उठ रही थी। क्या हुआ मुझे? इसने उलझन से इधर उधर देखा। लिफ्ट नीचे आई तो आप अंदर बेहोश थी। गार्ड को मालूम था कि आप किस कार से निकली थी, इसलिए वो मुझे बुला लाया। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो। वो तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उठने लगी। मगर हुआ क्या था? वो तशवीश से इसे देख रहा था। चलो ना, इससे पहले कि लोग जमा होते वो उठ खड़ी हुई। सर घूम रहा था लेकिन वह बज़ाहिर खुद को संभाले कदम उठाने लगी। पर्स मुझे दे। इसने नरमी से इसके हाथ से पर्स ले लिया। फिर वो गार्ड के सामने रुका। बटुए से 500 का नोट निकाल के इसे थमाया। इसका शुक्र अदा किया और कशमाला के पीछे चल दिया। किसी ने गार्ड को रोक के पूछा कि क्या हुआ था। वो एक बाजी सैलून आई थी। इनकी शायद तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं इनके शौहर को पार्किंग से बुला लाया। वो किस्सा बयान कर रहा था। सीधे घर चलो। इसका सर शदीद दर्द कर रहा था। सीट की पूँछ से इसे टका दिया और आंखें बंद कर ली। पहले मुझे बताया हुआ क्या था? वो कहते कहते चौंका। किसी ने कुछ किया है? मैं अभी देखता हूँ। कैफ ने तेज़ी से सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलने लगा जब माला ने रोका। वापस बैठो कैफ। अंदाज में तहक्कुम भी था और थकान भी। ये मेरी कज़न का सैलून है, यहाँ तमाशा नहीं बनाना। ख़ानदान में बातें बनती हैं। मुझे बताएं तो सही क्या हुआ क्या है? वो इसकी तरफ रुख मोड़ के बैठा और संदीप से पूछा। माथे पे बल थे, आंखों में गुस्सा भी था। इसे जो याद था बता दिया। मैंने इसका चेहरा देखा था मगर मैं इसको नहीं जानती हूँ और लिफ्ट में सीसीटीवी भी नहीं था।
लिफ्ट के बाहर तो होगा, मुझे देखने तो दे। मेरा क्या फ़ायदा आपको अगर मैं ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। इसे गुस्सा आ रहा था। ये तय था कि वो ना पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएगी ना शोर डालेगी। मैंने कहा ना यहाँ तमाशा नहीं बनाना, घर चलो, वह थकान से बोली। सर में शदीद दर्द हो रहा था। इस आदमी ने इसे बहुत ज़ोर से मारा था। ठीक है, मगर मैं वापस आऊँगा और आपका नाम लिए बगैर इनके रिकॉर्ड ज़रूर निकलवाऊँगा। ऐसे कैसे कोई आप पे हमला कर सकता है, वो ड्राइव करते हुए बर्मी से कह रहा था। इसने पहली दफ़ा कैफ को गुस्से में देखा था। जैसे वो मेरे घर में खून फेंकवाता है, ऐसे वो मुझ पे हमला भी कर सकता है। इसने अपना चेहरा नहीं ढांपा हुआ था, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो आपका तक़ुब कर रहा था। कोई किराए का आदमी होगा, मगर इसने ऐसा क्यों किया? वो सोचते हुए कह रहा था, 1 मिनट अपना पर्स चेक करें, कुछ मिसिंग तो नहीं है। इसका जहन अभी तक शल था। वो जो इतने अरसे से सिर्फ एक वहम लगता था, वो आज हकीकत बन के सामने आ गया था। ऐसे में इसे पर्स का ख्याल ही नहीं आया था। इसने पर्स खोला और अंदर से एक एक चीज़ का निकाल के देखने लगी। मोबाइल, बैंक कार्ड्स, कैश, सब वैसा ही था। अलबत्ता एक चीज़ वहाँ ऐसी भी थी जो इसकी नहीं थी। इसने मेरे बैग में कुछ रखा है, वो तज्जुब से बोली। तो कैफ ने बैग व्यू मिरर का रुख ठीक किया और इसके अक्स में माला को देखा। वो एक सिल्वर रंग का लाइटर उलट पलट के देख रही थी। कोई मेरे बैग में सिगरेट लाइटर क्यों रखेगा? मुझे दिखाएं, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस भी हो सकती है। लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो लाइटर की निचली साइड को ऊपर उठा के कुछ देख रही थी। मुझे अपना नाम बताना चाहता है। वह तल्खी से मुस्कुराए। लाइटर पे इसका नाम लिखा है। वाकई? कैफ को हैरत हुई। मोड़ काटते हुए पूछा, क्या लिखा है? कशमाला ने लाइटर पे लिखे 2 अल्फाज पढ़े, माहिर फरीद। इसने एक झटके से ब्रेक लगाई। कार के टायर चरचराए। आराम से कैफ। लेकिन वह तेजी से पीछे घुमा और लाइटर इसके हाथ से ले लिया। फिर इसे ऊंचा उठा के देखा। इस पे वाकई अंग्रेजी में लेजर रिंग यूंग से माहिर फरीद लिखा था। कैफ का हलक खुश्क होने लगा। नामुमकिन, बिला आखिर मुझे मेरे ताकुब कार का नाम मालूम हो गया है। कैफ ने चेहरा मोड़ के इसे देखा। इसका चेहरा गुलाबी सा हो रहा था। सब्ज आंखों में उलझन थी, ना समझी थी। इसने बहुत सा थोक खुश गले से नीचे उतारा। आप किसी माहिर फरीद को जानती हैं? लहजा सरसरी बनाया। नहीं। कशमाला ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मैंने ये नाम ही पहली दफ़ा सुना है। मैं ये लाइटर रख लूँ? इसको चेक करना होगा, अंदर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। कशमाला ने इसबाब में सर हिला दिया। वो वापस कार स्टार्ट करने लगा। अलबत्ता इसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी थी। घर के पोर्च में जब वो कार से निकली तो वो देख सकती थी कि वो परेशान लग रहा था। सूरा तुम्हारे बारे में गलत थी। जो लोग पैसे के लालची होते हैं वो गार्ड्स को टिप नहीं देते। वो चौंका। इस हालत में भी वो नोट कर गई थी। वो फीका सा मुस्कुराया। आपने पेट्रोल के जो पैसे दिए थे, इसमें से दिया था। इसके जाने के बाद कैफ के तासरात बदले। चेहरे पे बर्मी दर आई। इसने फ़ोन निकाला और वाइट हेयर की चिट खोली। तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहे हो? ये हरकत तुम्हारी या तुम्हारे आदमियों की है ना? उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थी। वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। इस शाम मुबीन मंजिल में गहमा गहमी का आलम था। जब शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे, मोहित किसी बाथरूम से चलाता अपने कपड़े मांग रहा था। माँ खुद तख्त पे बैठी थी। बालों में सुबह ही हेयर डाई लगाया था, सो अब वो सफ़ेद नहीं गहरे भूरे लग रहे थे। ग्रे रंग का कामदार जोड़ा पहने वो कलाइयों में सोने के कंगन पहन रही थी। लंबे बाल खुले थे। बख्त भी इनमें कंघी फेर रही थी। सामने गाँव तकिए पे इनका मोबाइल खड़ा रखा था, जिस पे माही नजर आ रही थी। वो किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी। एप्रन पहने, छोटे बालों की पोनी बनाए, वो पहलुओं पे हाथ रखे तफ्तीशी नज़रों से इन्हें देख रही थी। इयररिंग्स दिखाएं मुझे, कैनेडा से हुक्म आया। माँ ने चेहरा तिरछा करके एक कान दिखाया। माही ने माथे को छुआ। उफ माँ, ये क्या 19वीं सदी वाले कांटे पहन लिए हैं? वो ग्रे स्टोन्स वाले टॉप्स कहाँ हैं जो मैं लिबर्टी से लाई थी? कहाँ रखे हैं? माँ सर झुकाए अपने ज्वेलरी बॉक्स में से ढूंढने लगी। माही का हुक्म वो नहीं टाला करती थी। ज्वेलरी बॉक्स का सबसे निचला खाना देखे। माही को याद था, इसे माँ की हर चीज़ याद रहती थी। टॉप्स वहीं थे। मैंने इन्हें निकाल के ऊंचा किया। वो वाकई बहुत हसीन थे। सोने के कांटे उतार के इन्हें कानों में पहना तो चेहरे का वकार मजीद बढ़ गया। अच्छा बताओ, शाल कौन सी लूँ? वो अपनी समझदार बेटी से पूछ रही थी। माला से कहीं वाइट वाली शाल निकाल दें जिसका ग्रे बॉर्डर है। माँ ने मुड़ के देखा। माला लाउंज की एक कुर्सी पे बैठी मोबाइल पे लगी थी। खोई खोई सी। जब वो सलोन से आई थी वहीं बैठी थी। माला बेटे, वो वाइट शॉल तो निकाल दो। और तुम कब तैयार होगी? फिर गौर से इसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है, मैं शाल निकालती हूँ। वो वहाँ से उठ गई। इसने कमरे में पहले से वहीं सफ़ेद शाल निकाल रखी थी, लेकिन माँ को दी नहीं थी। माँ इसे तब पहनेगी जब माही कहेगी। माँ को सिर्फ माही की चॉइस पे एतबार था। माही यहाँ होती तो फंक्शंस वगैरह पे माँ को खुद तैयार करती। जब वो कनाडा गई तो वीडियो कॉल पे यही काम करवाती। माँ के कपड़े हटा के माला के भी अक्सर कपड़े माही लिया करती थी। इसको शौक था दुकानदारों से लड़ लड़ के कीमतें कम करवाने का। ये टॉप्स भी इसने माला के साथ ही लिए थे।
माला कहती रही कि अब छोड़ दो, वो 1500 से कम भी नहीं देगा। लेकिन माही भी डटी रही, नहीं, ये मुझे 800 में देगा। देख लो। और 15 मिनट बाद माही वो टॉप्स 800 में लेकर ही हटी थी। शाल माँ को देने आई तो माही वीडियो कॉल पे कह रही थी, फंक्शन की सारी तस्वीरें फ़ौरन मुझे भेजनी हैं। आपने माँ, आपके बाकी दोनों बच्चे हर फंक्शन में मुझे भूल जाते हैं। हाय काश मैं पाकिस्तान में होती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में, माही माँ ने टोका। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें शादी के 5 साल बाद खुशी दिखाई है। बस खूब खाओ पियो, अपना ख्याल रखो, शादियाँ तो होती रहती हैं। हाँ, छोटी बीबी बख्त बीबी माँ के कंधे के पीछे से काल में शामिल हुई। वो कैंडा की काल पे इतना ऊंचा बोलती थी कि जैसे आवाज़ हवा के दोष पे कैंडा जानी है। तेरी माँ ने बड़ी दुआएं की हैं तेरी गोद हरी होने के लिए। हर वक्त कहती थी, अल्लाह मेरी माही को बच्चा दे, तो बस अपना ख्याल रखो। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात की नौकरी ना होती तो मैं कभी कैनेडा ना रहती। बोरिंग ठंडा मुल्क। माही वो हांसी से होके बोली। फिर कुछ याद आया, शादी पे कबीरा ताई भी होंगी ना। माँ के चेहरे पे नापसंदीदगी उभरी। सर झुका के तख्ते पे बिखरी अपनी चीज़ें समेटने लगी। परे करो इसको, हमें क्या। देखना, आप वो शादी पे आएंगी और सारे रिश्तेदार आपको जलाने के लिए इनके पास जाके खूब हंसे बोलेंगे। देखना। मुझे तैयार होके आ गया था और अब सोफे पे बैठ के जूते पहन रहा था। मुँह में बुड़बुड़ाया, लाहौर इसके मज़ाफ़ात में ग़ियबतों का वक्त हुआ चाहता है। माही इस बात का करार सा जवाब देती, लेकिन इसे कुछ नज़र आया था। स्क्रीन पे चेहरा करीब किया और तफ्तीशी अंदाज में सवाल किया, ये बाहर लॉन में कौन है। माही की तेज़ नज़रें माँ के पीछे खिड़की पे जमी थी। माँ ने एक नज़र खिड़की को देखा जहाँ लॉन में मोबाइल पे लगा कैफ डालता नजर आ रहा था। अपनी बहन से पूछो, वही साथ लाई है। माँ ने माला को फ़ोन पकड़ा दिया और ख़ुद घुटनों पे हाथ रख के उठी। इनका रुख कमरे की जानिब था। अभी इन्होंने जूते पहने थे। मेरा ड्राइवर और असिस्टेंट भी। माला ने फ़ोन थाम लिया। माही बड़ी दिलचस्पी देख रही थी। ज़रा करीब से दिखाओ इसकी शक्ल। माही की आंखों में शरारत उभरी। अपने सामने लाउंज में काम करते हुए बात को देख के ऊंचा सा बोली, बड़ा अरसा हो गया, कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा। बात पे असर नहीं हुआ। लैपटॉप से नज़रें हटाए बगैर बोला, आईना देख लो, खुद भी तुम किसी मर्द से कम नहीं लग रही। माही की हंसी गायब हुई, चेहरा सुर्ख हुआ। सुनो, तुम लोग शादी अटेंड करो, मैं ज़रा आती हूँ। इसने फ़ोन बंद कर दिया। ब्रिटिश कोलंबिया में अब जंग अजीम छिड़ने वाली थी। निकाह का वेन्यू सफ़ेद और सब्ज़ रंग में सजा था। ऊंची छत से जगह जगह फानूस लटक रहे थे। स्टेज भी सफ़ेद फूलों और सब्ज़ पत्तों से मज़ीन था और मेहमानों की मेज़ों के गिर्द रखे सोफ़े भी सफ़ेद थे। वो माँ के साथ एक 3 सीटर सोफ़े पे बैठी थी। माँ चंद रिश्तेदार ख़वातीन से बातों में मसरूफ़ थी। मुहिद हम उमर कज़न्स की तरफ चला गया था, लेकिन वो ख़ुद भी यहाँ ज़्यादा महफूज तस्वुर कर रही थी। अगर वो कज़न में गई तो सबकी ज़ुबान पे एक ही सवाल होना था, ओशियन बंद क्यों हुआ और क्या अब वो जवाब लेस हो गई है। और इस वक्त वो इस सवाल का सामना करके मूड नहीं ख़राब करना चाहती थी। वैसे भी इसे माँ पे नज़र रखनी थी। इनकी शुगर कंट्रोल में नहीं थी और शादियों पे तो वो कुछ ज़्यादा ही दिल खोल के खाती थी। मुहिद इनकी शुगर का इतना ध्यान नहीं रखता था कि वो घर ही कब होता था, लेकिन आज वो देखेगी कि माँ कैसे मीठा खाती है। माँ टेक लगाए बैठी थी। शाल एक कंधे पे थी। शिफॉन का ग्रे दुपट्टा सर पे था। वो हल्के काजल और लिपस्टिक के साथ बहुत बावकार लग रही थी। किसी को अपने घुटनों के दर्द का बता रही थी और रिश्तेदार खातून इनको कोई देसी टोटका बता रही थी जो इनके मियाँ ने फेसबुक पे पढ़ा था। वाकई हुरे जहाँ जैसी खूबसूरती इसे माही या मुईद को नहीं मिली थी। नॉट फेयर। अल्लाह ताला आसमां को शाकर नज़रों से देखा। हुरे भाभी, आप घंटों का ऑपरेशन करवा लें, मैंने खुद करवाया, समझो नई ज़िंदगी मिल गई है। खातून ने मशवरा दिया। माँ का नाम हुरे जहाँ था। हूर के नीचे ज़ेर थी, इसे हुरे जहाँ पढ़ते थे, इसीलिए बहुत से रिश्तेदार इनको अब भी हुरे कहते थे। ना बाबा, ना, मैंने नहीं ऑपरेशन करवाना। माँ ने नाक से मक्खी उड़ाई। इंसान कभी पीछे को नहीं पलटता होता। अब जैसे हैं घुटने वैसे ठीक है। माँ, इसने माँ के करीब सरगोशी की। आपने मुझसे वादा किया है ना कि आप मीठा नहीं खाएंगी। आज सुबह आपकी फास्टिंग शुगर 140 थी। नरमी से तंबीह की। माँ दूसरी जानिब झुक के इन खातून से किसी बहुत अहम मौजू पे बात करने लगी। यूँ जाहिर किया जैसे माला की बात सुनी ही ना हो। दफ्तन साथ बैठी ममानी किसी को देख के उठ खड़ी हुई। शुमाला ने नज़र ऊपर उठाई। सामने नगीना आंटी खड़ी थी। वो जो इस रोज़ इस्लामाबाद में अपने बेटे के साथ मामू के पोर्शन में आई थी। उन्होंने सफ़ेद सिल्क का ड्रेस पहन रखा था, सर पे दुपट्टा था। वो मुस्कुरा के पहले ममानी से मिली, फिर माँ से। माँ इनको देख के खुश हुई, अपने पास सोफ़े पे जगह दी। तुम कब आई दुबई से? ज़ियाद और मैं पिछले हफ्ते आए हैं। इतने अरसे बाद किसी ख़ानदान की शादी में शिरकत कर रहे हैं। ये कौन सी वाली बेटी है तुम्हारी? माशाल्लाह से। इन्होंने मुस्कुरा के माला की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी।
मैं कशमाला हूँ, मुझसे छोटी माही कैंडा होती है। अरे हाँ, तुम तो इस्लामाबाद होती हो ना, हम तुम्हारे मामू की तरफ गए थे इस दिन। नगीना आंटी ने मोमानी को देख के कहा, ये पता चला तुम सो रही हो, वरना ज़रूर मुलाकात होती। जी मुझे पता चला था, वो मुस्कुरा के बोली। ज़ियाद कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? माँ रस्मन नगीना बेगम से पूछने लगी। ज़ियाद राइटर है, किताबें लिखता है, साथ एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है, मगर बड़े अरसे से कुछ लिखा नहीं। कहते हुए नगीना आंटी की आवाज़ में उदासी खिल गई। माला की मतलाशी नज़रें सारे में घूमी और फिर वो इसे नज़र आ ही गया। वो कुछ मर्दों के एक ग्रुप के साथ खड़ा था, टाल, डार्क एंड हैंडसम। स्याह बालों की जील से पीछे किए वो दूसरे कज़न की तरह कुर्ते शलवार में मलबूस था। इस वक्त वो संजीदगी से किसी की बात का जवाब दे रहा था। दिन की रोशनी में ज़्यादा जाज़ब नज़र था। इसकी मंगनी की थी तुमने कुछ अरसा पहले, कोई मसला हुआ था? फिर माँ को याद आया। बाजार दूसरी तरफ देखती कशमाला के कान खड़े हो गए। बस भाभी क्या बताऊं, इसकी मंगेतर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो ज़ियाद की अपनी पसंद थी। इसने दिल पे बहुत बोझ ले लिया है। 1.5 साल हो गया है इस बात को। अब मेरा बेटा शादी का नाम ही नहीं लेता। नगीना बेगम दूर नजर आते अपने बेटे को देख के उदासी से बोली। माँ भी अफसोस से खामोश हो गई। हुरे भाभी, आप इतनी नेक हैं। इन्होंने माँ के घुटने पे हाथ रखा। आप मेरे ज़ियाद के लिए दुआ क्या करें को इस ड्रामा से निकल आए और नई ज़िंदगी शुरू कर दी। क्यों नहीं नगीना, मैं ज़रूर दुआ करूँगी, माँ ने खुलूसे दिल से कहा। एक बुलंद आवाज़ कानों में पड़ी तो कशमाला ने चौंक के नज़रें घुमाई। सब्ज़ार के एंट्रेंस पे एक ऊंचा नस्वानी कहका गूंजा था। ये इस बात का गुमार था कि कबीरा बेगम पहुंच चुकी थी। ये तय था कि वो हर फंक्शन पे जानबूझ के देर से आती थी ताकि हर नज़र इनकी तरफ उठे, और वाकई वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा ही होता था। आज वो एंट्रेंस पे चंद ख़वातीन के झगमटे में खड़ी ऊंची कहके लगाते हुए सबकी तवज्जो घेर रही थी। नीले रंग की सैलूइस साड़ी में मलबूस थी, कानों और गर्दन में चमकते हुए डायमंड पहन रखे थे, बाल बॉय कट में कटे थे। अगर लंबे रखती तो ज़्यादा खूबसूरत लगती, लेकिन वो जानती थी कि ताई बाल छोटे क्यों रखती हैं। इसकी भी एक मजाका खेज सी वजह थी। अब वो चलती हुई बारी बारी मेहमानों से मिलती जा रही थी, अपनी तरफ बढ़ते हाथों को गरूर से ज़रा सांस मिला के छोड़ देती। ममानी रिश्तेदारों में से थी जिनकी कबीरा ताई से बहुत बनती थी। वो इनको देख के उठ खड़ी हुई और नगीना से बोली, आपने नहीं मिलना कबीरा से? नहीं ताबिंदा, मेरा कबीरा से कोई रिश्ता नहीं, अलबत्ता मेरा हुरे जहाँ भाभी से रिश्ता है। अगर कबीरा हुरे जहाँ भाभी से मिलने खुद नहीं आ सकती तो मैं क्यों जाके इससे मिलूं? फिर चेहरा मोड़ के माँ को देखा। हाँ तो आप कह रही थी? सादा दो टोक अंदाज। ममानी पे तो घड़ों पानी पड़ गया। कशमाला अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी। कोई तो रिश्तेदार था जो माँ का साथ दे रहा था, वरना सब कबीरा की दौलत चमक दमक से इतने मुतासिर थे कि इसके गिर्द मक्खियों की तरह भी बनाते थे। माही के मैसेज आ रहे थे, तस्वीरें भेजो। इसके फ़ोन की बैटरी कम थी और वो बैटरी पैक कार में भूल आई थी। इसने कैफ को कॉल किया और अब इसे अपनी बैटरी पैक लाने को कहा। कैफ जब सफ़ेद फूलों से सजे वसी हाल में आया तो वो इससे सामने ही नज़र आ गई। सोफे पे खवातीन एक ग्रुप में बैठी, वो टांग पर टांग जमाए भी मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रही थी। इसने ऑफ वाइट का कामदार ड्रेस पहन रखा था, बाल चेहरे के एक तरफ डाले हुए थे, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके नजर आ रहे थे। इसका चेहरा सादा था, जल्द एतबार करने वाली आंखें ज़हीन थी लेकिन चालाक थी। ऐसी आंखें जो मेहरबान होती हैं, शक नहीं करती, इंतकाम नहीं लेती, वो लोगों की अच्छाई पे नज़र रखती हैं। और ऐसी लड़की को धोखा दे रहा था। कैफ के चेहरे पे कर्व उभरा। इसका दिल बुरा होने लगा। एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि वो इसे एक कोने में ले जाए और इसको बताए कि इससे बड़ी गलती हो गई थी। वो झूठ और धोखे के साथ माला की ज़िंदगी में शामिल हुआ था। अब भी वक्त था, वो सब कुछ क्लियर कर सकता था, इससे माफ़ी मांग सकता था। वो इस मेहरबान लड़की को बताना चाहता था कि किसके पास इसकी तस्वीर है और वो इससे नुकसान पहुँचाना चाहता है। और वो कोई आम शख्स नहीं है, वो एक साइकोपैथ है। कोई आम शख्स ऐसी एल्बम नहीं बनाता। माला ने इसे देख लिया था। वो सोफे से उठ के इसकी तरफ आ गई। कैफ ने बैटरी पैक इसकी तरफ बढ़ा दिया। बोला, कुछ नहीं, वो ये सब इसे नहीं बता सकता था। इसकी अपनी मजबूरियां थी। सच बोलना झूठ बोलने से ज़्यादा तकलीफ दे था। थैंक यू कैफ। वो बैटरी पैक पकड़ते हुए मुस्कुराई। वो दोनों एक फूलदार स्टून के साथ आमने सामने खड़े थे। मैं सैलून गया था, मैंने आपका नाम नहीं लिया। जिम के कैमरे का रिजल्ट बहुत मध्यम था। आपके बताए हुलिया का शख्स लिफ्ट में सवार हुआ था और वापस जिम में ही उतर गया था, लेकिन इसकी शक्ल वाज़ेह नहीं है। मैंने फुटेज आपको ईमेल की है। क्या फ़ायदा, मैंने इसको नहीं पहचानती थी। आर यू श्योर? आप किसी माहिर फरीद को नहीं जानती? इसके लहजे को सिरसी सा बनाया। कशमाला ने कंधे उचका दिए।
जो आज हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, ये दोबारा भी हो सकता है। पुलिस तक आप नहीं जाना चाहती, इसलिए आइंदा आप मेरे बगैर कहीं नहीं जाएंगी, मैं करीब रहूँगा। कैफ से गौर से देखते हुए कहने लगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने मुझे सब कुछ नहीं बताया। आप पुलिस तक क्यों नहीं जाना चाहती? कुछ है जो आप अपने तकब्बुकार के बारे में जानती हैं। आवाज़ धीमी की। देखें, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, आप मुझ पे एतबार करना होगा। अगर आप कुछ भी और जानती हैं तो मुझे बता दें, कुछ भी ऐसा जो अभी तक आपने मुझे नहीं बताया। वो चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर एक कदम आगे हुई। फंक्शन के शोर और हंगामे में इनकी आवाज़ दूर नहीं जा सकती थी। कशमाला ने आवाज़ सरगोशी में बदल दी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक आदमी के पास मेरी एक तस्वीर है। इस तस्वीर की बैक पे लिखा है हूरे जहाँ की बेटी कशमाला, और वो आदमी मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। कशमाला सरगोशी करके पीछे हो गई और कैफ के लिए यकदम सारी दुनिया बर्फ हो गई। वो जहाँ था वहीं जम गया, ठंडा और साकत। अब ये कैसे जानती है और कौन आदमी है वो? बदबख्त बोला। कशमाला गर्दन मोड़ के दूसरी जानब देखने लगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। वो वापस सोफ़ों की तरफ चली गई। वो बर्फ़ का मुजस्मा बने वहीं खड़ा रह गया। वो किस खेल का हिस्सा बन गया था? यह सब इससे ज़्यादा जानते थे। माँ घुटनों की वजह से उठ नहीं सकती थी, इसलिए वो खाना लगने पे बुफे टेबल पे चली आई ताकि माँ के लिए खाना डाल सकें। शादी का मज़ा माही के साथ आता था। तस्वीरें बनाना, अपनी मेज़ पे बैठ के लोगों और खाने पे तबसरे करना, किसने किया, पहना है, डिस्कस करना। माही के बगैर सारे फंक्शंस बेरौनक थे। वो प्लेट में खाना डाल रही थी जब अकब में नगीना आंटी की आवाज़ सुनाई दी। कुछ कहते हुए प्लेट उठा रही थी। माला का सारा वजूद कान बन गया। बजाय वो सर झुकाए खाना निकालती रही, फिर पलटी तो देखा नगीना आंटी के साथ इनका बेटा था जिसे वो कोई हिदायत दे रही थी। इन्होंने भी इसी वक्त इसे देखा। इसे देख के मुस्कुरा दी। फिर जैसे ख्याल आया, कशमाला तुम ज़ियाद से मिली हो? इसने ज़ियाद को देखा और ज़ियाद ने इसको। ये वही था भूरे कुर्ते वाला, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, चेहरे पे सादगी और मुस्कुराहट थी। एक तो कुछ मर्दों को इतना अच्छा लगने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बजाय रस्मी अंदाज में मुस्कुराई। कैसे हैं आप? खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। फिर माँ को देखा। हम इन्हीं के घर गए थे ना? जैसे याद करवाया। वो आहिस्ता बोलता था, नरमी और शाइस्तगी से। वो इनके मामू का घर था, लेकिन कशमाला वहाँ रहती है। ज़ियाद ने हूँ कह के सर हिला दिया। गुफ्तगू दम तोड़ गई। वहाँ खड़ा रहना ऑकवर्ड लगता था। वो इनसे माजरत करके माँ की प्लेट लिए मेज़ पे वापस आ गई। खाना खुल चुका था और सब इस वक्त खाने में मगन थे। इसने माँ के सामने प्लेट रखी। इन्होंने एक अचकती निगाह प्लेट में मौजूद लवाजमात पर डाली, जैसे दिलचस्पी ना हो। फिर चेहरा इधर उधर घुमाया। कैफ अभी तक वहीं खड़ा था। माँ ने दूर से इसे इशारा किया। लड़के इधर आओ। तहकम से 2 उंगलियां से बुलाया। कैफ फ़ौरन इस तरफ आया। पहले बताओ तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। माँ ने सर से पैर तक इसे घूरा। कैफ ने बेइख्तियार माला को देखा, फिर माँ को। मैं कशमाला बीबी का ड्राइवर हूँ। कैफ जमाल जो भी हो। वो पीछे देखो, टेबल पे सफ़ेद रंग की क्या चीज़ रखी है? वो सफ़ेद रंग की चीज़ डेजर्ट है माँ, और आप वो नहीं खा सकती। वो धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोली। माँ ने इसे घूर के देखा। मेरी माँ ना बनो। फिर उन्हीं खुशमगीन नज़रों से कैफ को देखा। जाओ लेकर आओ। इसने फ़ौरन कशमाला को देखा, जिसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कैफ ने माँ को देखा। वो अब के सख्ती से बोली। आवाज़ नहीं आई, लेकर आओ। जी ओके। वो फ़ौरन से पलट गया। कशमाला ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। माँ आपको शुगर है यार, ना करें ऐसे। माँ ने तो यूँ जाहिर किया जैसे सुना ही नहीं। कैफ ने डिश सामने लाके सर्व की तो इन्होंने जी भर के डेजर्ट डाला। अच्छा थोड़ा कम कर दे। इसने हाथ इनके प्याले की तरफ बढ़ाया तो माँ ने इसके हाथ पे चमचा मारा। मैंने कहा ना मेरी माँ ना बनो, जाओ यहाँ से। वो खफगी से उठ गई, फिर कैफ की तरफ आई। गुस्से से इसे देखा। तुम्हें किसने कहा था डेजर्ट लेके आओ? मैं क्या करता? आंटी गुस्सा कर रही थी। गुस्सा ही कर सकती हैं वो, उठ के तो नहीं जा सकती ना। इनकी फास्टिंग 140 थी सुबह। हद है यार। वो झुंझलाई हुई लग रही थी। बॉस, वो हल्का सा घुनखारा। आंटी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। वो कल से मुझसे 3 दफ़ा सवाल पूछ चुकी हैं। माँ की आदत है मजाक करने की। अब इनको कुछ मीठा नहीं देना, ओके? वो तुम ही करके आगे बढ़ गई। वो बस इसे जाते देखता रहा। इसका मूड माँ की इस हरकत पे ख़राब हो गया था। वो ऐसे ही बददिली से सीने पे बाजू लपेटे बुफे टेबल के साथ खड़ी हो गई। अक्सरियत खाना डाल चुकी थी, इसलिए यहाँ रश कम था। तभी करीब में कोई खंखारा। आप खाना नहीं खा रहे? वो चौंकी, फिर संभली। चेहरे के जाविये दुरुस्त किए। वो ज़ियाद था, हाथ में प्लेट लिए इसके करीब आ रहा था। तशवीश से इसे देखा, फिर गर्दन मोड़ के इस मेज़ को जहाँ माँ बैठी मज़े से डेजर्ट खा रही थी। ज़ियाद हल्का सा हंस दिया। अच्छा आपकी भी अम्मी से यही लड़ाई चलती रहती है? कशमाला ने अफसोस से माँ की तरफ देखा। मैं इनके घुटने की सर्जरी करवाना चाहती हूँ। शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो सर्जरी कैसे होगी? इसका एक हल है, वो संजीदगी से बोला। फिर अपनी प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। 2 मिनट पकड़े। कशमाला ना समझी के अंदाज में प्लेट पकड़ी।
ज़ियाद घूम के बुफे टेबल के दूसरी तरफ गया, एक प्याला चम्मच उठाया, वहाँ वापस आया। अब वो डिश से डेजर्ट प्याले में निकाल रहा था। वो मुस्कुरा दी। इसका हल ये है कि आप परेशान हो और कुछ खा लें। वो प्याला लेकर मुस्कुराता हुआ इसके सामने आया, इससे प्याला थमाया और अपनी प्लेट वापस ली। थैंक यू, मगर मैं मीठा नहीं खाती। इसने प्याला रखा नहीं, पकड़े खड़ी रही, लेकिन इसे डेजर्ट नहीं पसंद था, सो ये तय था कि वो नहीं खाएगी। अच्छा, वह हैरान हुआ, अपनी प्लेट से चावलों का चम्मच भरा। इस दिन तो आप टेरेस पे ब्राउनीज खा रही थी। उफ, इसने इसे देख लिया था। अच्छा, मुझे याद नहीं, कंधे पे बेनियाजी से झुका दिए। फिर बात बदलने की बोली, आप क्या लिख रहे हैं आजकल? ज़ियाद ने गहरी सांस लेकर सर झुका दिया। वो चम्मच से चावल इधर उधर मिक्स करने लगा। मैं आजकल राइटर्स ब्लॉक का शिकार हूँ। पाकिस्तान आया था कि यहाँ बैठ के शायद कुछ लिख सकूँ, लेकिन नहीं लिख पा रहा। क्या लिखना चाह रहे हैं आप? ज़ियाद ने आंखें उठा के इसे देखा। वही जो सब शौक से पढ़ते हैं, एक अजीम लव स्टोरी। इसने देखा ज़ियाद सुल्तान की आंखें उदास थी, ऐसी आंखें जिनकी मोहब्बत की हैप्पी एंडिंग पे भरोसा नहीं होता। इसे नगीना आंटी की बातें याद आईं। आपकी सुपर पावर क्या है? मेरी सुपर पावर? वो हैरान हुआ। हाँ ना, हर शख्स की एक सुपर पावर होती है। आप किस चीज़ में अच्छे हैं? अगर आप लव स्टोरी लिखने के बजाय वो लिखें जिसमें आप अच्छे हैं, तो आपका ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाए सोचने लगा, फिर अतराफ़ में निगाह दुगाड़ आई। मैं राइटर हूँ और मेरा मुशाहदा अच्छा है। मैं वो नोट करता हूँ जो कोई और नोट नहीं करता। मैं कैसे मान लूँ? आजमा के देख लें। अच्छा, वो इसके चैलेंज पे मुस्कुराई। ये जो सामने लड़की जा रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। निगाहों से स्टेज की तरफ इशारा किया। वहाँ अज़ा की बहन वेटर्स को हिदायत देती नजर आ रही थी। ज़ियाद ने इसकी तरफ देखा। इसके पैर में हाई हील्स की वजह से दर्द है और वो शदीद अनकंफर्टेबल है। फिर ज़ियाद ने चेहरा घुमा के अगले हदफ ढूंढा। वो वेटर जो ट्रे उठाए जा रहा है, इसकी अभी भी बेइज्जती की गई है क्योंकि इसके कान और गाल सुर्ख हो रहे हैं। आप खुद से बना रहे हैं। आप जानते हैं मैं इनकी बातों की तस्दीक नहीं कर सकती। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मसलन आप। इसने एक नज़र गौर से कशमाला को देखा। इसको अपने दिल की धड़कन बेतरतीब होती महसूस हुई। कोई सहर सा था इस शख्स की आंखों में। आपके बारे में कुछ बताएं। लेकिन वो अंदाज से खाइफ हुई कि वो जान न ले कि वो इससे कितना मुतासिर हो रही है। आपकी गर्दन या सर के पिछले हिस्से में दर्द है। आप गर्दन इस तरह नहीं मोड़ रही और बार बार हाथ से पीछे दबाती हैं। वह छींप के हंसती, हाथ नीचे किया। ओके, मान लिया, तस्लीम करने के अंदाज में सर हिलाया। थैंक यू। ज़ियाद के चेहरे पे हैरान सी ममनूनियत थी। आपकी इस नसीहत ने मेरी मदद की है। शायद मुझे वो नहीं लिखना चाहिए जो मुझसे मेरी एडिटर लिखवाना चाहती है, बल्कि मुझे वो लिखना चाहिए जो मैं एंजॉय करूँगा। वो मुस्कुरा दी और प्याला लिया आगे बढ़ गई। दूर किसी से बात करती कबीरा बेगम ने गौर से इन दोनों की बातें करते देखा था। वो सुबह वक्त बी के रोने की आवाज़ों से उठी। पहले कुछ देर तो बिस्तर में लेटी पलके चपक के छत को देखी गई। जब से काम करना छोड़ा था, दिन रात का कोई हिसाब नहीं था। एक अजीब सी मायूसी जहन पे छाई थी। काम करने वाली लड़की के लिए फारिग घर बैठना बहुत मुश्किल था। खैर, आज वो अपने बिजनेस प्लान पे काम शुरू करेगी। एक आइडिया आया था इसके जहन में। वो बालों को जोड़े में लिपेटे बाहर आई तो वक्त भी आंसू बहाते हुए हुरे बेगम को अपनी बेटी का किस्सा सुना रही थी। वहीं रवायती कहानी, शौहर काम नहीं करता, नशा करता है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है और बेटी को मारता है। वक्त भी इसने पीछे से बख्तबी के दोनों कंधों पे हाथ रखा और सर झुका के नरमी से तसल्ली दी। आप अपनी बेटी से कहें कि वो स्टैंड ले, हम इसके साथ हैं। बख्तबी ने अपना सांवला खुरदरा हाथ इसके हाथ पे रख दिया। वो डरती है जी। माला सीधी खड़ी हुई और अफसोस से बोली, वाकई वो भी कैसे स्टैंड ले? जब तक औरत के पास तालीम और माली खुद मुख्तारी नहीं होगी, तब तक वो ऐसे ही पिटती रहेगी। माला ठीक कह रही है। बख्तू माँ के माथे पे बल थे और वो वजूद में जलाल में आया हुआ था। वो गोद में सब्जियों की परात रखे तख्त पे बैठी थी। छुरी वाला हाथ ऊंचा करके बोली, बेटियों की तरह पाला है मैंने नसीम को। इसे कहो मेरे पास आ जाए। वो अकेली नहीं है, मैं इसके साए बैठी हूँ इधर। वो किचन में आई तो डर्टी किचन की तरफ खुलता दरवाज़ा नीमा था। क्या वहाँ काफ़ी बनाता नजर आ रहा था। आहट पे पलटा और इसे वहाँ खड़े देखा। वो ख्वाबदा आंखों लिए बालों का गोल मोल जुड़ा बनाए हुए थे। रात वाला मेकअप उतारने के बावजूद आंखों के गिर्द हल्की सी स्याही थी। काफ़ी बनाऊँ आपकी? वो नज़रें मोड़ के दूसरी तरफ पलट गया। हाँ प्लीज़, तवक्कुफ़ किया और आवाज़ आहिस्ता की। फिर कुछ निकला लाइटर से। उन्होंने आम सा लाइटर है, कुछ नहीं है इसमें। वो कैन से काफ़ी बीन्स निकालते हुए बोला। इसके हाथ तेज़ तेज़ चल रहे थे। माली खुद मुख्तारी और तालीम, आपके ख्याल में ये चीज़ें औरत को अब्यूज़ होने से बचा सकती हैं? फिल्टर पेपर लगा के काफ़ी बीन्स अंदर डाले, फिर इसको कंपार्टमेंट को खिड़ करके बंद किया और मशीन ऑन कर दी। तुम्हें इख्तलाफ है? माला को तज्जुब हुआ। कैफ इसकी तरफ पलटा।
काउंटर से टेक लगाई और सीने पे बाजू लपेट लिए, जोगर्स की खिंची बना ली। सारी लड़कियां अब्यूज़ होती हैं बॉस। बक बीबी की बेटी अपने शौहर के हाथों और एलियट क्लास की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के हाथों। ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। काफ़ी मेकर से पानी उबलने की आवाज़ आ रही थी। सारे में काफ़ी खुशबू फैल गई थी। एक ही बात है, गरीब की लड़की चाय देर से लाए तो शौहर का मूड ख़राब होता है और वो उसको मारता है। अमीर की लड़की पार्टनर के साथ दरगुजर ना करे तो पार्टनर का मूड ख़राब होता है। इसको खुश रखने के लिए वो दरगुजर पे लग जाती है। दोनों अब्यूज़ होती हैं, गरीब लड़की भी और अमीर पढ़ी लिखी लड़की भी। तो वजह क्या है? वजह यह है कि बॉस, किसी ने औरतों को नहीं सिखाया कि मर्दों के साथ कैसे रहना और किसी ने मर्दों को नहीं सिखाया कि औरतों के साथ कैसे रहना। काफ़ी गर्म मग इसकी तरफ बढ़ाया। इंटरेस्टिंग। खैर, आज ज्वेलर्स पे चलना है, गोल्ड लेना है तो चंद दिन ठहर जाएं। वो अब अपनी काफ़ी के लिए फ्रेश बीन्स डाल रहा था। तोला अभी 1,17,000 का है। एक हफ्ते में ये 90,000 तक गिरेगा। तुम्हें कैसे पता? कैफ ने शाने चुकाए। मुझे पता होता है। चलें, आपकी इत्तला के लिए मुझे भी मालूम है कि गोल्ड गिरने वाला है। मैंने खरीदा नहीं, बेचना है। कुछ ब्रिक्स हैं मेरे पास गोल्ड की, इनको बेच के नया काम शुरू करना है। इसी असना में बख्त भी किचन में दाखिल हुई। एक नज़र दुनियावी दराज को देखा जो खुला था और फिर दूसरी खुशमगीन नज़र कैफ पे डाली। तुम्हारा काम ख़त्म हो गया तो खड़े क्यों हो? कैफ ने अपना मग उठाते हुए फ्रिज की तरफ इशारा किया। मैं कशमाला बीबी से कह रहा था कि पता नहीं कौन सा नासमझ है जो डबल रोटी को फ्रिज में रख देता है। हालांकि फ्रिज में रखने से डबल रोटी जल्द ख़राब होती है। इसको हमेशा बाहर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। मासूमियत से कह के अपना मग लिए बाहर निकल गया। बख्तबी ने पैर पटके। मैं बता रही हूँ माला बाजी, ये ड्राइवर कम और वारदातिया ज़्यादा लगता है मुझे। वो दिल खोल के हंसती। तभी फ़ोन पे माही की कॉल आने लगी। वो भी अपना मग लिए पिछले दरवाजे की तरफ चली गई ताकि लॉन में जाके तसल्ली से माही से बात कर सके। यहाँ बात करती तो लाउंज में इमाम तक आवाज़ें जाती। कल की शादी कैसी रही? तुम लोगों ने मुझे वापस आके फ़ोन ही नहीं किया। माही अलग नाराज़ थी। थक गए थे ना रात में, अब सुनाती हूँ सारे किस्से। वो पिछली गैलरी में मग लिए आगे बढ़ रही थी। कैफ भी वहीं जा रहा था। आहट पे रुक के एक तरफ हो गया, इसके लिए रास्ता छोड़ दिया। पहले ये बताओ, ज़ियाद का क्या सीन है? माँ बड़ा जिक्र कर रही थी इसका, कैसा है वो? माई का लहजे तफ्तीशी था। माला मुस्कुरा दी। ज़ियाद मुस्कुरा के फ़ोन कान और कंधे के दरमियान लगाया वो आगे जा रही थी। टॉल, डार्क एंड हैंडसम। वो आगे निकल गई और कैफ छिपती हुई नज़रों से इससे दूर जाते देखता रहा। सिर्फ टॉल और डार्क था, हैंडसम कहाँ से था? मुंह में बुड़बड़ाया। अगला आधा घंटा वो लॉन में बैठी कॉफ़ी पीते हुए माही को सारी शादी का किस्सा सुनाएगी। किसने किया पहना, कौन कौन आया, कौन पहले मिला और कौन नहीं मिला, और माही का फेवरेट सवाल, खाने में क्या था। कॉल बंद हुई तो इसने देखा माँ अब लॉन में चली आ रही थी। माँ इस वक्त पौधों को देखभाल करती थी अपने फरबियो वजूद के साथ। अब वो कदम कदम चलते हुए बोगनवेलिया के दरख्तों का मुआयना कर रही थी। हाथ में तस्बीह थी जिसके दाने भी साथ साथ गिरे थे। इधर आओ। माँ की नज़र इस पे पड़ गई जो कार्ड रूम के साथ कुर्सी पे बैठा लैपटॉप पे लगा था। 2 उंगलियों से इशारा करके इसे बुलाया। कैफ ने पहले दाएं बाएं देखा, वहाँ और कोई नहीं था। वो इसे ही बुला रही थी। फिर लैपटॉप रख के उठा और सीधा इनकी तरफ आया। क्या नाम है तुम्हारा? कैफ जमाल। कब से तुमने पौधों की पानी नहीं लगाया? तनख्वाह किस बात की लेते हो? अभी लगा देता हूँ। अब क्यों, शाम में या सुबह में लगाते हैं पानी? वो बुड़बुड़ा के पौधों की तरफ मुड़ गई। वो मुतज़ब्ज़िब सा खड़ा रहा। जाए यार, कार है। वो जो मुस्कुरा के ये सब देख रही थी उठ के इनकी तरफ आ गई। माँ, सलीम लगा देगा पौधों को पानी। कैफ को अपने काम करने होते हैं, इसको जाने दे। माँ ने सुना नहीं। हाथ पहलों पे रखे पौधों का जायजा लेते हुए बर्मी से बोली, वैसे ये ज़हीर इंतहाई नाशुक्रा आदमी है। उफ माँ, इसका क्या जिक्र है यहाँ? वो कराही। परसों 4 सदा से गुड़ आया था, मैंने इसे भिजवाया। कल इसको मिल भी गया, लेकिन मजाल है इसने शुक्रिया का फ़ोन किया हो। माला का दिमाग भग से उड़ गया। वो साकत रह गई। व्हाट? माँ, आपने ज़हीर को गुड़ भिजवाया है? वो तीनों बोगनविलियों के गुलाबी फूलों वाले दरख्त के साथ खड़े थे। कैफ खामोशी से बारी बारी दोनों को देख रहा था। क्यों हमेशा भेजती हो, अब नया क्या है? वो चिड़चिड़ी लग रही थी। कुशमाला मुबीन को जल्दी गुस्सा नहीं आया करता वो या तो हंस देती या तहम्मुल से बात बदल दिया करती थी या इस जगह से उठ जाया करती थी, लेकिन ये इसकी बर्दाश्त से बाहर था। इसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। माँ, आपने ये क्या किया? वो क्या सोचेगा? इसे यकीन नहीं आ रहा। इसको शुक्रिया कहने की तौफीक फिर भी। माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको मेरे काम की नहीं समझ आती, मान लिया, लेकिन मेरी इज्जत बेइज्जती का ख्याल तो करना था।
अच्छा शर्मिंदा करवाया आपने मुझे। इसकी आंखें भीगने लगी। इस आदमी ने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की और आप इसको गुड़ भेज रही हैं। वो समझेगा मैं इसकी मिन्नत कर रही हूँ। अब व्हाट द हेल माँ। माँ ने एक खफा नज़र इस पे डाली और सर झुका लिया, किसी मासूम बच्चे की तरह जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर कैफ से आहिस्ता से बोली, मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, मुझे इधर कुर्सी ला दो। माला पैर पटक के अंदर चली गई। कमरे में आके इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो जो इतने दिनों से आंसुओं के हुए थे वो एकदम से बहने लगे। बेरोज़गारी का एहसास, बेकार होने का गिल्ट, तारीख नज़र आता मुस्तकबिल, राख हुआ करियर। वो इतने सालों से अपना कमाती और खर्च करती आई थी। वो किसी पे बोझ नहीं थी, लेकिन अगर इसका नया काम ना चला तो अपने बिल्स खुद नहीं भर सकेगी। कैसी बेबसी होगी ये। सब कुछ एकदम से हवासों पे सवार हुआ था। वो बेड पे बैठी रोती रही। माँ को कभी इसके काम की समझ नहीं आती थी। बस मोहित की डॉक्टरी इनको कोई काम लगता था। बाकी माला और माही की पढ़ाई तो बस शुगल थी जैसे। इसे माँ पे बेवक्त गुस्सा भी आ रहा था और अपनी बेबसी पे रोना भी। माँ के साथ मसला क्या था? खामखा इनको सबको सौगातें बेच के अच्छा बनने का शौक था। वो उठी और अपना बैग पैक करने लगी। वो आज इस्लामाबाद वापस जा रही थी, बस ये तय था। कैफ की कॉल आ रही थी, इसने गुस्से में काट दी। वो दोबारा कॉल करने लगा। इसने झुला के कॉल उठाई। बाहर आए, आपसे बात करनी है। इसका लहजा संजीदा था। इसने आंसू रगड़ के पूंछ डाले। आज ये भी इससे कुछ सुनेगा। वो बाहर आई तो माँ लान में कुर्सी पे बैठी थी, सर झुकाए मोबाइल पे बटन दबा रही थी। वो इनको नज़रअंदाज करके पोच की तरफ आ गई जहाँ ऊपर जाने का बैरूनी जेना बना था। वहाँ कैफ खड़ा था, रेलिंग से टेक लगाए, एक जोगर ज़मीन पे, एक जोगर ऊपरी सीने पे रखे, सीने पे बाजू लपेटे। वो इसका मुंतजिर था। इधर आके बैठे और मेरी बात सुनी। इसकी रोई रोई गुलाबी आंखें देख के संजीदगी से बोला। सामने एक खाली कुर्सी रखी थी। वो नाक सिकोड़ के गीली सांस अंदर खींचती कुर्सी पे आ बैठी, टांग पे टांग जमाई। क्या मसला है? लहजा सख्त था। मैं अभी सुन रहा था जो आप अपनी माँ से कह रही थी। वो खुंखारा। कशमाला के माथे पे शिकन उभरी। कैफ, तुम अपने कान और मुंह बंद करना सीखो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे घर की बातें सुनो या इन पर तबसरा करो। वो संजीदगी से इसे देखे गया। फिर बोलो तो आवाज़ आहिस्ता थी। अप्रैल में गुड़ नहीं होता कशमाला बीबी, 4 सदा का गुड़ सीज़न मार्च में ख़त्म हो जाता है। वो एकदम बिल्कुल ठहर गई, साकन हो राग गई, शायद इसका सांस भी। मैंने सलीम से पूछा है, फरवरी के बाद 4 सदा से कोई गुड़ नहीं आया ना, आंटी ने किसी को भेजा है। वो इसकी आंखों को बगौर देखते हुए कह रहा था। और तब इसे याद आया, माँ ने ज़हीर को जनवरी में गुड़ भेजा था और इसने शुक्रिया का फ़ोन नहीं किया था। क्या पहले जीने पे बैठ के और इस संजीदगी से इसे देखते हुए बात जारी रखी। आंटी ने मुझसे 4 दफ़ा पूछा है कि मैं कौन हूँ। वो अपनी बात बार बार दोहराती हैं और वो चीज़ें भूल रही हैं। इनके ज़हन में नई याददाश्तें नहीं बन रही, या शायद वो वक्त का हिसाब खो रही हैं। पोर्च की फिजा बिल्कुल साकन थी। ना वहाँ फूलों की खुशबू थी, ना पौधों का सब्जा। हर शय को जवाल आ गया था। कशमाला इसकी आंखों में देखते हुए ठहर ठहर के बोला, आपकी माँ बीमार है। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया, जैसे किसी बर्फानी रात में घर से बाहर गुम हो जाने वाली का होता है। न जान थी न सांस। वो किसी ख्वाब किसी कैफियत में उठी कदम मन मन भर के हो रहे थे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किताबें सब ये सिखाते हैं कि कामयाब कैसे होना है। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होना है। वो घास पे कदम उठाती लान चेयर्स की तरफ बढ़ रही थी। माँ वहाँ अकेली बैठी थी, सर झुकाए मोबाइल पे लगी थी। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि जॉब चली गई तो क्या करोगे, नाकाम हो जाओगे तो क्या करोगे। माँ के माथे पे पसीना आया हुआ था, जिसे वो दुपट्टे के किनारे से पोंछ रही थी। दिल टूटेगा तो क्या करोगे, मुस्तकबिल तारीख नज़र आएगा तो कैसे आगे बढ़ोगे। वो इनके साथ कुर्सी पे बैठी और गौर से इन चीज़ का चेहरा देखा। वो खूबसूरत बावकार चेहरा आज बूढ़ा लग रहा था। झुर्रियाँ बढ़ गई थीं, बाएं जानिब से होंठों के करीब की जिल्द लटक सी गई थी। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि माँ बीमार हो जाएगी तो क्या करोगे। वो शायद माही को मैसेज लिख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता टाइप करती थी। माला ने नरमी से उंगलियों की पुस्त इनके गाल पे फेरी। इन्होंने चौंक के इसे देखा। माँ, इसने गीली आवाज़ में पुकारा, अब ज़हीर को गढ़ भेजा था मैंने नहीं तो। इन्होंने हैरत से नफ़ी में दाएं बाएं सर हिलाया। इस हरकत में एक बसी सी मासूमियत थी। आंखों में कुछ खोए खोए से होने का एहसास था। गुड़ तो सर्दियों में होता है माला। वो नरमी से इनके चेहरे पे उंगलियों की पुस्त फेर गई। कुछ मुख्तलिफ सा था इनके चेहरे में। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि माँ बीमार हो जाएगी तो क्या करोगे। मगर कुशमाला मुबीन को मालूम था कि इसने क्या करना है। वो होरे जहाँ की बेटी थी। इसके रास्ते मुतीन हो चुके थे। हम इस्लामाबाद वापस नहीं जा रहे, मैं यहीं रहूँगी। वो सीढ़ियों के साथ खड़ा था जब वो इसके पास आई और इसे अपना फैसला सुनाया। तुम जाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, मैं किसी और का बंदोबस्त कर लूँगी।
जो फैसला 5 वर्ष में नहीं हो सका वो 5 मिनट में हो गया था। मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मिस करे। मैंने जो वादा आपसे किया है मैं वो पूरा करूँगा। मैं यहीं रहूँगा आपके साथ। कैफ को देखती इसकी आंखें भीगने लगी। इसने बस असबाब में सर हिला दिया और वापस मुड़ गई। इसकी उंगलियां माही को मैसेज लिख रही थी, वो मैसेज जो कोई इंसान अपने माँ बाप के बारे में नहीं पढ़ना चाहता। माही माँ बीमार है, इनके साथ कोई मसला है, शायद अल्जाइमर्स। तुम पाकिस्तान आ जाओ फ़ौरन। चिली वीक के इस छोटे से घर के लाउंज में सोफे पे नीम दराज माँ बीना का फ़ोन बजा तो इसकी आंख खुली। वो टीवी देखते देखते सो गई थी। वो चौंक के सीधी हुई, मोबाइल उठा के देखा। वो एक मैसेज इसकी जान निकाल गया। वो तेज़ी से उठी, पैरों में जूते घसीटे और खड़ी हुई, और तब भी इसे एक अजीब सा एहसास हुआ। इसको शायद तकलीफ महसूस हो रही थी, इतनी शदीद के हद नहीं। वो खड़ी हुई और सफ़ेद सोफे को देखा जिस पर वो सो गई थी। वहाँ खून के धब्बे थे, इसके लिबास पे भी खून था। निचले वजूद में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। माँ तकलीफ में इसके लबों से यही निकला। वो दोहरी होके बैठ गई और फिर दूसरा एहसास ज़्यादा जानलेवा था, मेरा बच्चा।